नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का सेशन बहुत ही प्यारा सेशन है दोस्त, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं जियोमेट्री का पार्ट 1। जी हाँ, ज्यामिति का ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएगा, क्योंकि इसमें 5-7 चैप्टर जो है हम लोग को टोटल ज्यामिति के अंदर पढ़ना रहता है। और बड़े बड़े सेशंस होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं चाहूँ तो 8-10 घंटा का ला सकता हूँ, बट ऐसा नहीं कर रहा हूँ। 2 घंटा 3 घंटा के वीडियोज लाऊंगा, ताकि आपको क्या हो सके, पढ़ने में बने। बहुत लंबा वीडियो थोड़ा सा दिक्कत देता है, इसीलिए। और मैं बता दूं, ये हलवा पूरी आपको ज्योमेट्री बना देगा। ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बचेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा, हर एक एग्जाम में। तो ये जो सेशन है, समझिए आपके लिए रामबाण होने वाला है। तो मेरे साथ लगे रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री का पार्ट 2, पार्ट 3 जो आएगा, आसानी से आप तक मिल पाएगा। ध्यान रखिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा कि जब भी अपलोड करूं तो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू में बोरिंग मत होइएगा, क्योंकि थोड़ा आसान रहता है शुरू में, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए भी क्लास लेता हूं ना, जो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे जाकर अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। वैसे मैं तो कहूँगा सारे चीज़ देखिए, क्योंकि छोटी छोटी बात में भी बहुत नई बातें आप मैं बताता हूँ, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दोस्त रोहित कुमार हुआ। और जैसे आप आज एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए परेशान है, वैसे मैं भी परेशान था, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब ले लिया। और मैं 2009 से ही दोस्त पढ़ा रहा हूं। और मैंने कैसे जॉब लिया, मैं आपको धीरे धीरे करके सारी बात समझा दूंगा। और मेरे यहाँ से मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम जॉब आज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बीएससी कर रखा हूँ, बीएड कर रखा हूँ और एमएससी कंप्लीट कर रखा हूँ। अच्छे से गाइड करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी बात पढ़ाऊंगा ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा। मैं इसलिए एक्स्ट्रा बातें चैनल पे नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में समय का कितना कीमत होता है। कम समय में ज्यादा कंटेंट के लिए आप आते हैं, तो वही आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। तो चलिए सेशन को देखते हैं। आज का हमारा क्लास है दोस्त जियोमेट्री, ज्यामिति इसको बोलते हैं हिंदी में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए, ये जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना रहेगा रेखा और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज और वृत्त। यानी कि हम लोग 4 चैप्टर टोटल पढ़ेंगे, 5 चैप्टर टोटल हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। जी हाँ, इस 5 चैप्टर को यदि आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप एग्जाम में मान के चलिए कम से कम 10 से 15 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लमसम एग्जाम में अच्छा खासा यहाँ से पूछा जाता है। तो ये ज्यामिति है, और ज्यामिति में टोटल हम लोग 5 चैप्टर करने वाले हैं। शुरुआत हम लोग रेखा और कोण से करेंगे, फिर अगला चैप्टर त्रिभुज करेंगे, फिर चतुर्भुज, बहुभुज और वृत्त। आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं लाइन्स एवं एंगल से। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट लेकर चलेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला आगे जो वीडियोज है, जैसे आज हम लाइन्स एंड एंगल्स करेंगे, लेकिन इसके आगे जो आएगा फिर वो भी तो आपको देखना है ना अच्छे से, क्योंकि कम समय में बेहतरीन क्लास आपको यहाँ मिल रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि वीडियो आप तक पहुँच सके, वरना नहीं पहुँच पाएगा। कहा जा रहा है लाइन्स एंड एंगल, रेखा तथा कोण। रेखा क्या होता है? 2 बातें आपको समझना होगा। जैसे एक लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है, इसी को तो बोलते हैं रेखा। रेखा एक सीधी लाइन होती है। रेखा के बारे में कहा जाता है बिंदुओं के समूह होता है। मान के चलिए एक बिंदु आपने यहाँ लगाया, इसी के सटाकर एक और बिंदु लगाया, इसी के सटा एक और बिंदु लगाया, इसी सटा के बिंदु लगाते जाइए। क्या हो रहा है आपको दिख रहा है कि रेखा सा निर्माण हम कर रहे हैं, बिंदु सटा के। इसी को बस लगातार बिंदु सट के इतना बड़ा बन गया रेखा। और जब भी एंगल की बात करते हैं तो 2 रेखा का समागम होता है। 2 रेखा ने आपस में सटा तो एंगल निर्माण किया है। जिस भी जैसे ऐसे सट गया 2 रेखा, एक यहाँ एक यहाँ, हो सके ऐसे सट जाया कर। अब सारे चीज़ देखेंगे कि अलग अलग एंगल से सटेगा तो अलग अलग कहेंगे। जैसे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से छोटा है तो न्यून है, ये 90 से बड़ा है तो अधिक है। आइए अब इन चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि बेसिक्स यही था बस। पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है, डिफिनीशन आता है एग्जाम में, प्लीज ध्यान रखिएगा, लिखा रहेगा पॉइंट और उसका डिफिनीशन, इसलिए प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अ पॉइंट इज ए सर्कल ऑफ 0 रेडियस which determines a location. It is usually denoted by a capital letter. बिंदु शून्य त्रिज्या का एक वृत्त है जो
एक स्थान निर्धारित करता है, इसे आमतौर पर बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है। अभी मैंने बताया बिंदु, बिंदु क्या है, मान के चलिए ये एक इतना बड़ा बिंदु मैं बनाया, तो इसका कुछ त्रिज्या हो गया, बट इस त्रिज्या को, इस बिंदु को यहाँ सटाना है आपको, बस इतना ही रह गया, क्योंकि दोनों आपस में सट गया एक ही जगह पे, जीरो त्रिज्या आपने कर दिया, यही बिंदु कहलाया। यही डिफिनीशन है जीरो त्रिज्या का सर्कल। बहुत लोग को नहीं पता था बिंदु का डिफिनीशन, तो क्या याद रखना है, अ सर्कल दैट द रेडियस इज जीरो, इट इज नॉन एज अ पॉइंट। अंडरस्टैंड। आगे कहा जा रहा है अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट में कि टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, बिंदु के प्रकार क्या होते हैं। तो कहा जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर मीन्स इफ थ्री और मोर पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स, इट मीन्स थ्री, if three or more points situated on a straight line, these points are called collinear points. It means not 2 points, more than 3 points or 3 points, all are situated on a straight line, all 3 points are known as collinear points. Here हिंदी में देखिए, सरेख बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित हो तो ये बिंदु सरेख बिंदु कहलाते हैं। For the examples, points A, B and C are collinear because of all A, B and C are situated on a straight line here. It's not means the gap of all the points is same. यहाँ ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि इसके बीच का गैप सेम हो, ये कहीं भी हो सकता है, कितना भी डिस्टेंस पर हो सके, B इसी के सट कर हो, यहाँ पे C हो बहुत दूर जाकर, या और भी कोई पॉइंट आ जाए, डी इसके पास आ जाए या यहाँ आ जाए, बात समझ में आ रहा है, बस एक स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। दिस इज नॉन एज द कॉलिनियर पॉइंट। अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इट मीन्स if 3 or more points are not situated on a straight line, these points are called non-collinear points. Here you can understand the non-collinear points makes a triangle. If this point is 3 or this point is 4, then it makes a quadrilateral. कहने का मतलब है नॉन कॉलिनियर पॉइंट ही जो होता है वो बनाता है ट्रायंगल, 3 को हो तो, 4 हो तो ये बना लेता है आपको क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। बात समझ में आ रही है, आगे हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। असरेख बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित ना हो, ये बिंदु असरेख बिंदु कहलाती है। अब हम लोग बात करेंगे लाइंस के ऊपर, जो मैंने अभी डिफिनीशन आपको शुरू में ही दिया था कि बहुत सारे पॉइंट मिलाकर बनते हैं लाइंस, वही यहाँ पे दिया गया है। लाइन, अ लाइन इज मेड अप ऑफ एन infinite number of points and it has only length, that is it does not has any thickness or wide. A line is endless so it can be extended in both directions. रेखा के बारे में कहता है अनंत संख्याओं से बिंदु से मिलकर, अनंत संख्याओं में बिंदु से मिलकर बनी होती है और इसमें सिर्फ लंबाई होती है, अर्थात इसकी कोई मोटाई चौड़ाई नहीं होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसीलिए इसे दोनों दिशाओं से बढ़ाया जा सकता है। दैट मीन्स लाइन, डिफिनीशन ऑफ लाइन्स, ओपन एट बोथ एंडेड। द साइन ऑफ ओपन इज दिस, द साइन ऑफ ओपन इज दिस टाइप ऑफ, व्हेन यू पुट अ एरो ऑन बोथ साइड, दिस इज नॉन एज द ओपन एट बोथ साइड। अंडरस्टैंड। अगर दोनों तरफ आपने तीर लगा दिया तो इसको कहेंगे कि दोनों सब तरफ से ये खुला हुआ है। इफ यू add one arrow at a one point, it means this is not a line, this is a part of line and this is known as ray. आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसी को हम लोग किरण बोलते हैं। और अगर आपने एक भी जगह पॉइंट नहीं दिया, ऐसे कर दिया, तो नो एरो, इट मीन्स दिस इज स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टैंड। ध्यान रखिएगा, इसका डिफिनीशन हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट, इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे।
तो यहाँ पे वही बात कहा है, इसमें सिर्फ लंबाई होती है, इसमें मोटाई या हाइट नहीं होती है। लेकिन इसको ऐसे कर दीजिए, अब ये लाइन नहीं रह गया, इसमें अब हाइट आ गया या मोटाई कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आयत बन गया, ऐसा कुछ करके बन जाएगा, अलग वो चीज़ हो जाएगा। तो वही बात यहाँ दिया हुआ था लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन क्या हुआ, सीधी रेखा, ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती, सीधी रेखा कहलाती, दोनों तरफ ओपन रहेगा, ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है अ लाइन व्हिच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन। देखिए लाइन और स्ट्रेट लाइन के डिफिनीशन में अंतर है, इसलिए संभले कदम। डिफिनीशन पर बहुत लोग गौर नहीं करते, एग्जाम में आ जाता है, फंस जाते हैं, 1 नंबर गवा के आते नहीं है तो साथ में 2-3 नंबर और गड़वा देते हैं। इसका डिफिनीशन इसमें मार देते हैं, इसका इसमें कर देते हैं। रेखा में कहा जाता है अनंत संख्याओं से बिंदु से मिलकर बनी होती है और इसमें सिर्फ लंबाई होती है, अर्थात इसकी मोटाई नहीं होती। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसलिए इसे हम दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। स्ट्रेट लाइन में भी सेम है, ये वो दोनों तरफ बढ़ेगा, बट प्रॉब्लम इस बात की है कि दोनों तरफ से ये खुला रहता है और ये डायरेक्शन नहीं बदलता है। अगर डायरेक्शन बदलेगा तो कर्व लाइन कहलाता है। जैसे कहने का मतलब है वो भी एक लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ये हुआ। अगर मैं ऐसे कर दूं, अभी क्या हो गया, ये लाइन नहीं है, ये भी लाइन है, बट कर्व लाइन है, इसको बोलेंगे। जिगजैग लाइन बहुत सुने होंगे, ये क्या हो गया, जिगजैग लाइन, तिरछा बिरछा कर दीजिए तो जिगजैग लाइन कहलाएगा। अंडरस्टैंड। स्ट्रेट लाइन का डिफिनीशन हो गया, 2 ओपन पॉइंट्स एंड इट्स नॉट चेंज द डायरेक्शंस फ्रॉम द बोथ साइड्स। आगे देखिए कर्व लाइन्स, अभी जैसे मैंने बताया ये आपके सामने रहा। अ लाइन व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड अ कर्व लाइन्स। ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदलती है वक्र रेखा कहलाती है, हिंदी में इसको वक्र कहा जाता है। पिक्चर आपके सामने है, यहाँ पे यहाँ है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, जनरली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। लाइन सेगमेंट को हम लोग लाइन ही कह देते हैं, बस समझे, ये लाइन है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस की अब बात करेंगे, रेखाओं की प्रकार। अभी तो आपने देखा क्या, 2 प्रकार देखा, किसके आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर। डायरेक्शन जो न बदले वो स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन बदले उसे कर्व सेगमेंट, सॉरी कर्व लाइन और लाइन सेगमेंट आपने देखा। टाइप्स ऑफ लाइन को अब देखते हैं, या लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, जो कहिए। लाइन देखते हैं, कहा जा रहा है यहाँ पे रेखा मूलतः 5 प्रकार की होती है। अब मैं 5 तरह के टोटल रेखा भी हम लोग देखेंगे। पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट जाना। यहां देखिए, इफ 2 और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन द फिगर AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें AB और CD इंटरसेक्टिंग लाइन है। यदि 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, दिए गए चित्र में AB और CD प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, फटाफट सुन लीजिए, बहुत सारी बातें हमको करना है, इसीलिए ये सब चीज़ में क्या ही समय बर्बाद करना है कि नहीं। कहा जा रहा है आगे कॉन्क्रुएंट लाइंस। कॉन्क्रुएंट लाइंस थोड़ा देर पहले हमने देखा था एक जगह, कहा जाता है इफ 3 और मोर लाइंस पासेस थ्रू अ पॉइंट। इस पर ध्यान रखना है, 3 और 3 से ज़्यादा, ऐसा नहीं 2 सोच लीजिएगा, हाँ, फिर उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलना पड़ेगा। 3 और मोर लाइंस आर पासेस थ्रू अ पॉइंट, then they are called concurrent lines, and the point through which these all lines pass is called point of concurrent। समांगी रेखाएं, यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो वे समांगी रेखाएं कहलाती है, और जिस बिंदु से होकर ये सभी रेखाएं गुजरती है उसे समांगी बिंदु के नाम से जानते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंड दीज ऑल लाइंस आर नॉन एज कॉन्ग्रुएंट लाइंस। देख लीजिए पूरा अच्छा से फिगर, दिस इज द फुल फिगर। बातें इतनी समझ में आ रही है, समय दे रहा हूँ, आराम से इन चीज़ों को रख रहा हूँ आपके पॉइंट। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, लंबा सेशन जाएगा, बट पहले ये समझाना बहुत जरूरी मुझे लग रहा था, इसीलिए मैं इसी को सबसे पहले लेकर आपके बीच आया हूँ। यहाँ पे है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप देख सकते हैं, पैरेलल लाइन बहुत बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। 2 स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल इफ दे लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट इवन इफ दे प्रोड्यूस इनफाइनिटली। कहीं तक इसको बढ़ाइएगा दोनों तरफ, ये आपस में नहीं काटेगा। आगे कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। यहाँ से यहाँ आप मिला के देख लीजिए, नाप कर, यहाँ नाप कर, यहाँ नाप कर, हर जगह सेम होगा। समांतर रेखाएं उसको बोलते हैं, दो सीधी समांतर रेखाएं होगी यदि समान तल में स्थित हो और अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी जगह पर समान रहती है। यहाँ पे कुछ चीज़ और जानिए, ये भी बहुत जरूरी है जानना कि इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, सो हम उसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे, सिंबल के आधार पर, फॉर पैरेलल लाइंस दिस इज द नोटेशन ऑफ पैरेलल, दैट मीन्स ए बी पैरेलल सी डी। आप इतना नहीं लिख के आप डायरेक्ट लिख देंगे ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। आगे बढ़िए, यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे परपेंडिकुलर लाइंस, व्हाट इज द मीन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए इसका मतलब है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये कहाँ कितना पे कट रहा हो, 90 डिग्री, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, अंडरस्टैंड। देन टू लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस, इन द फ्लोइंग फिगर ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर लाइन, अंडरस्टैंड, समझ में आया। दोनों एक दूसरे पर समकोण बनाता हो। लिखने का तरीका शॉर्टकट में सिंबल को समझ लीजिए, क्योंकि सिंबल भी काम आता है। आगे कहा जा रहा है दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, उल्टा टी, अंडरस्टैंड। कह रहा है सिंबल्स इज रिप्रेजेंटेड एट ए बी परपेंडिकुलर सी डी और बी कैन ऑल्सो से दैट सी डी परपेंडिकुलर ए बी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, ऐसा नहीं कि एक एक पर होगा, ये इधर से परपेंडिकुलर है, वो इधर से परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। व्हेन व्हाट इज मीन ऑफ ट्रांसवर्स, अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस, एक जो लाइन है दो गो लाइन को या उससे ज्यादा लाइन को एट अ डिस्टेंस पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइंस। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा ऊपर पिक्चर करके दिखाऊं, यहां पे देखिए, अगर हम इन दोनों लाइन के ऐसे एक लाइन खींचते हैं तो ये जो लाइन है ये कहलाएगा आपका ट्रांसवर्सल लाइन, ये नहीं, ये वाला। बात समझ में आया। आपने सी डी को भी काट दिया, आपने ए बी को काट दिया, तो ये जो ए पी क्यू है दिस इज ट्रांसवर्स, दिस इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स। यहां देखिए इससे रिलेटेड एक लाइन यहां लिखा गया है, कहा जा रहा है इन फिगर स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू। मैंने बोला ना पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल लाइन, नॉट बोथ ए बी एंड सी डी। ट्रांसवर्स जो उसको दोनों को काटा है वो कहलाएगा प्रतिच्छेदी लाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है, उसको अब यहाँ से रिमेंबर करते चलते हैं। देयर इज नो वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो बिंदु दिया गया, उससे सिर्फ आप पास करा सकते हैं एक लाइन। दो बिंदु मैंने दिया, देखिए एक बिंदु ये मैंने दिया आपके सामने ए, एक बिंदु ये दिया बी, इससे आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास करा सकते हैं, अंडरस्टैंड। आगे है कि दो या दो से अधिक रेखाएं समतलीय कहलाती है यदि वे एक ही तल में हो, अन्यथा वे असमतलीय कहलाती है। कह रहा है टू और मोर लाइंस आर said to be collinear if they lies in the same plane, otherwise they are said to be non collinear। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको समझने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनेंगे मेरी बात को गौर से। मान के चलिए आप आपके पास दो मैंने पेन दिया, एक पेन ये है और एक पेन ये है, आपने दोनों पेन को ऐसे रखा, दैट मीन्स एक प्लेन में है। अगर आपने एक पेन को ऐसे उठा दिया, देखिए आप समझिए ये दोनों प्लेन इस पे चिपका हुआ है नीचे, अभी क्या है दोनों पेन पेज पे चिपका हुआ है। आप इसको ऐसे तिरछा कर दीजिए एक पेन को, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा मूव करे कैमरा, समझना बहुत जरूरी है इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। हाँ, दोनों पेन ऐसे है तो पैरेलल कहला रहा है, एक दूसरे पर ऐसे चढ़ जा रहा है तो आप इसको ट्रांसवर्स कर रहे हैं। ये सीधा, ये हल्का तिरछा भी हो सकता है। ये दोनों लाइन अभी एक प्लेन में है तो दिस इज नॉन है, इसको हम लोग बोलते हैं समतलीय लाइन। अब देखिए एक समतल बिगाड़ रहा हूं मैं, इस पेन को मैं ऐसे उठा दिया, आप देख रहे हैं एक पेन उठा हुआ है, अब ये दोनों लाइन अलग अलग अब प्लेन में चला गया, 3D पिक्चर बनने लगा। अब ये पेन नीचे सटा हुआ नहीं है, वो पेन सटा हुआ है, तो वो एक अलग प्लेन पे हो गया, ये अलग प्लेन पे हो गया। प्लेन आपने चेंज कर दिया, ये सटा हुआ है एक प्लेन पर कहलाएगा, जैसे ही आपने इसको उठा दिया
कहीं भी किसी डायरेक्शन में उठाइए, डजंट मैटर। आपने एक को उठा दिया यानी प्लेन आपने चेंज कर दिया, अब ये दोनों असमतलीय लाइन कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। ये बहुत लोग को सिर्फ पढ़ लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसीलिए समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये क्या है। तो इसको नॉन कोप्लानर बोलते हैं, मतलब असमतलीय बोलते हैं। आगे कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज ए लाइन, क्या मतलब क्या है? दो तलों का प्रतिच्छेद एक रेखा होती है। दो तल आपको समझ में आता है? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, मैं बोलता हूँ उसको इमेजिन करिएगा। आप जिस जगह पे अभी बैठे हैं, आप एकदम गौर कीजिए, आप एक रूम में होंगे, आप रूम के देखेंगे दो जो साइड है, सॉरी मतलब प्लेन है, वो आपस में कहाँ सटता है उसको समझिए। जैसे मान के चलिए आपके जस्ट सामने एक दीवार होगा, एक आपके राइट दीवार होगा, राइट और आपके सामने वाला दीवार कहीं एक जगह मिल रहा होगा, कोना कॉर्नर बन रहा होगा। वो कॉर्नर क्या बनता है? देखिए वो कॉर्नर एक ऐसा बनता है, ऐसा। वो एक इधर से आके मिला, यहाँ से देखिए एक इधर से आके दीवार मिला है और एक इधर वाला दीवार है, ये दोनों इस जगह पे मिल रहा है। ये तो यहाँ से तो ऊपर छत स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर तो ऐसे छत स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो दीवार का कॉर्नर है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना, हाँ ये दो प्लेन मिल गया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनता है। वही बात यहाँ लिखा गया है, समझ रहे बात? मतलब आप जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ पे टोटल 4 ऐसे कॉर्नर मिल रहा होगा सामने सामने। एक आपके सामने वाला दीवार, एक आपके लेफ्ट वाला, एक आपके सामने वाला, एक राइट वाला, एक आपके बैक वाला और एक राइट वाला, एक बैक वाला, एक मतलब लेफ्ट वाला। तो 4 कॉर्नर बन रहा होगा आपके रूम का। वो चारों कॉर्नर प्लेन का क्या कहला रहा है? स्ट्रेट लाइन बना रहा है प्लेन मिलकर। अंडरस्टैंड? ये पॉइंट्स था, छोटी बात है लेकिन ये काम की बातें हैं। ध्यान दीजिए, एंगल्स। एंगल का कहा डिफिनीशन है, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर लाइन्स व्हिच अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। द टू लाइन फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल्स एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्या है इसका मतलब? थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि इसका मतलब समझा सकूं। पिक्चर दिखेगा तभी तो समझाएंगे ना। ये जो पिक्चर है इसमें कह रहा है ये दो जो है लाइन है, यहाँ पे ये सटा है यहाँ पे, तो ये वर्टेक्स कहलाएगा और ये दोनों कहलाएगा इसका आर्म्स। आर्म मतलब भुजा। तो यहाँ पे कह रहा है जब दो रेखा एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से आरंभ होता है, देखिए एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से दोनों रेखा आरंभ है, आगे कह रहा है तो एक कोण बनता है। जो दो रेखाएं कोण बनाती है उन्हें कोण की भुजा कहते हैं और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु शीर्ष कहलाता है। इसमें समझ गए होंगे, ओ इज द वर्टेक्स एंड ओ ए एंड ओ बी आर टू लाइन्स, मतलब दो रेखा है, इसके भुजा कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोण की बात करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है एक्यूट एंगल। फटाफट चलते हैं, ये सब लोग जानते हैं। 90 से छोटा होता है, आप देख सकते हैं ये सीधा रहता है तो 90 रहता है, 90 से छोटा, यही लिखा गया है। थीटा जो यहाँ बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। इट इज नॉन एट एक्यूट एंगल। जब 90 डिग्री बनेगा, दिस इज नॉन एज राइट एंगल। दो रेखा जब 90 पे कट रहा है, ठीक है, इसको राइट एंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज बोलते हैं, सॉरी समकोण कोण बोलते हैं, समकोण बोलते हैं इसको। ऑब्ट्यूस एंगल भी अब समझ में आ गया होगा आपको कि जो 90 से बड़ा वो ऑब्ट्यूस होता है। देखिए ये 180 से छोटा रहेगा लेकिन 180 से बड़ा नहीं जाएगा। ये थीटा जो है 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से नीचे ही रहेगा। यानी ये जो सीधा रह सकता है, सॉरी सीधा से हल्का सा छोटा रहेगा। सीधा हो गया तो 180 का कंप्लीट एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, सॉरी कंप्लीट एंगल 360 होगा। अभी वो भी देख लेंगे। देखिए स्ट्रेट एंगल हो गया, कहा ना सीधा पूरा हो गया। हल्का सा ऊपर अगर यहाँ से ऐसे चला जाता तो ये फिर हो जाता कहाँ, ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको अधिक कोण बोलते हैं। ये पूरी 180 हो गया और इसको 180 के बराबर हो गया। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा को बोलते हैं। देख सकते हैं उल्टा डायरेक्शन में एंगल बन रहा है। ये अंदर की बात नहीं कर रही है, इसके अंदर नहीं, पीछे से बात कर रही है। तो एंगल अंदर तो एक्यूट है लेकिन बाहर में अगर जाएंगे तो बहुत बड़ा हो गया ना। 180 यहाँ आता है। देखिए मैं ये जो लाइन है नीचे वाला ना, इसको इस तरफ रख देता हूँ और इसी को ऐसे घुमा के नीचे ला दिया, यानी 180 से भी नीचे ले गया, तो यही कहलाएगा आपका क्या, रिफ्लेक्स एंगल। ये जो होता है 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। इसको बृहत कोण बोलते हैं। अच्छा ये तो मैं बताया ही नहीं, ये जो स्ट्रेट एंगल था, इसका हिंदी नाम जानिए। हिंदी बहुत लोग नहीं जानते, इसको बोलते हैं रिजु कोण हिंदी में। ध्यान रखिएगा, रिजु कोण कहीं लिखा हो तो यही समझना है।
ऐसे इंग्लिश तो हर जगह रहता है, ये अच्छी बात है। रिफ्लेक्स एंगल आपको अब समझ में आ गया होगा, तो हाँ समझ में आ गया। आगे कह रहा है आपका पेयर ऑफ एंगल्स। क्या है? पेयर ऑफ एंगल्स। यहां जो है पेयर ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ, कुछ कंडीशन दिया गया है कि आसन्न कोण के लिए दो कोण आसन्न कहे जाएंगे कब? दे हैव द सेम वर्टेक्स, मतलब एक ही कॉर्नर से दोनों निकला हो एंगल, उनके शीर्ष समान हो। दे हैव कॉमन आर्म्स, उसके जो भुजा है वो उभयनिष्ठ होना चाहिए एक। अनकॉमन आर्म्स आर इन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म होगा यानी उभयनिष्ठ जो होगा उसके दोनों तरफ में गैर उभयनिष्ठ रेखा होगा। ये नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझाता हूं। देखिए, एक एंगल ऊपर गया और एक एंगल नीचे बना दीजिए। ये कॉमन वाला हो गया कॉमन लाइन, ये हो गया नॉन कॉमन लाइन, तो है ना इसके दोनों तरफ। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, एक ही कोना से निकला है, एक ही वर्टेक्स से निकला है और एक बीच में कॉमन कोड है। इस एंगल को पढ़ते समय ये लाइन पढ़ेंगे और इस एंगल को पढ़ते समय भी इस लाइन का नाम आएगा। जैसे यहाँ ए है, बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो आप इस एंगल को लिखते समय क्या लिखिएगा? एंगल ए बी सी। जिस एंगल को लिखना रहता है उसको बीच में डाला जाता है, तो आप क्या लिखे? ए बी सी। इससे ये वाला एंगल हो गया। नीचे वाला एंगल लिखते समय क्या लिखिएगा? एंगल सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी, ये वाला एंगल। तो आप एक चीज देख रहे हैं, ये जो सी है दोनों में कॉमन जा रहा है। अंडरस्टैंड? इसी बात को यहाँ लिखा गया था। और जब आगे देखेंगे आप, वेट कीजिए एक सेकेंड में दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए, पिक्चर देख सकते हैं आप, है ना, सेम जो मैंने बनाया उस टाइप का, और उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है, लिख के बताया गया। आगे बढ़िए। आगे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री बना दे, सेम उसी टाइप का होगा लेकिन दोनों का जोड़ 90 डिग्री पूर जाए। कह रहा है यदि दो कोणों का योग 90 हो तो ये दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। एक कोण और एक कोण जोड़ के 180 पूर रहा है, सॉरी 90 पूर रहा है, दैट मीन्स ये दोनों क्या कहलाएंगे? समपूरक कहलाएंगे। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ देख सकते हैं एक्स और वाई जोड़ने पर 90 आ रहा है। जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट्री, अ सप्लीमेंट्री एंगल इज द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल। दो का जोड़ के 180 पूरता है, 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई 180 पूर रहा है। बात समझ में आ रही है? इस समय कुछ ज़्यादा मेहनत करना नहीं है, इसलिए बस समझते चलिए। अगर कहता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर हमेशा 180 बनता है। लीनियर पेयर का डिफिनीशन यहाँ दिया गया है, टू एडजेसेंट एंगल आर कॉल्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इफ देयर अनकॉमन आर्म्स आर इन टू अपोजिट लाइन। देखिए, कॉलिनियर कहने का, सॉरी लीनियर पेयर कहने का मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, इस पे एक आके बाहर से सटेगा, कहीं से सटा तो एक इधर बनाएंगे एक इधर बनाए, ये दोनों क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर। 180 पूरता है। अगर मान के चलिए मैं कहा 170 है तो कहिएगा 110 हो जाएगा ये, ताकि दोनों मिलकर 180 हो जाए। बात समझ में आई? आप कहेंगे सर इस डायरेक्शन में भी मिल सकता है, तो हाँ भाई ऐसे ही मिला दो आप, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। अगर मैं कहूँ कि इधर एक और मिला दीजिए तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों मिलकर 180 बनाएगा स्ट्रेट लाइन पे। सबसे ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा इसके आगे जब हम बढ़ेंगे ना तो जाके मिलेगा। यहां कह रहा है इफ अ लाइन स्टैंड्स एंड अनदर लाइन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। वही बात तो हमने बता दिया आपको, वही चीज यहाँ लिखा गया है। अब इसको समझिए, ये क्या दिया जा रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल? कहा जाता है व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये दो लाइन था, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, द एंगल अपोजिट टू ईच अदर इज नॉन एज वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल इसका अपोजिट है, ये एंगल इसका अपोजिट है, तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट कहलाएगा, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहलाएगा। एक अकेला एंगल कभी वर्टिकल अपोजिट नहीं हो सकता, दो एंगल कम से कम चाहिए इसमें। कहा जा रहा है यदि दो कोनों की भुजा विपरीत किरणों के दो युग्म बनाती हो तो दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में बोलते हैं इसको। इफ आर्म ऑफ टू एंगल्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज then the two angles are called vertically opposite angles. I think you understand this concept. These two angles are known as vertically opposite angles and these two angles are known as vertically opposite angles. Understand? वही बात यहाँ लिखा गया है, सेम उसी को यहाँ पूरा अच्छे से
क्लियर करके समझाया गया है कि ये आमने सामने वाला बराबर होगा, उस बात को यहाँ कहा गया। आगे बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन में यूज होगा, उस समय और भी समझाते चलेंगे, अभी फिलहाल समझते चलिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अ थर्ड लाइन। फिर से सुनिए, दो पैरेलल लाइन को आपने एक तीसरी लाइन आकर काटती है, ये देखिए ये लाइन पैरेलल है, एक तीसरी लाइन आके काट दी, ये जो एंगल बना, दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ दिस एंगल। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? एंड दिस एंगल इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल, and the lower this angle is corresponding to this angle, and also this angle is corresponding to this angle. The correspondence angle is equal. All correspondence angles are equal. Here this angle is equal to this angle, and this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle, and this angle is equal to this angle. इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग कोण किसका बनाएगा, यहाँ देखिए उसी बात को यहाँ लिखा गया है। अब इसको पिक्चर से अगर आप समझेंगे तो दिस इज द पिक्चर ऑफ, हियर एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल नेम इज नॉट गिवन, सो वी कैन लेट टी। टी इज द ट्रांसवर्सल लाइन दैट्स कट टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम एट द पॉइंट ऑफ समथिंग है एंड समथिंग है। उसके बाद बनेंगे क्या, 1 और 5 हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंड 4 and 8 इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का हिंदी होता है संगत कोण, ध्यान रखिएगा, इसका क्या हिंदी है, संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये इसका संगत हो गया, ये इसका संगत हो गया, ये इसका संगत हो गया। कहेंगे यहाँ ये दोनों होगा नहीं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों भी बराबर होता है, आप लोग जान रहे होंगे बहुत लोग, तो वर्टिकली अपोजिट है, थोड़ा देर पहले मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट से बराबर हो जाएगा। 8 और 6 बराबर, बिकॉज ऑफ दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट। 7 इज इक्वल टू 5 बिकॉज ऑफ दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट। 2 is equal to 4 because of these two angles are also vertically opposite, and 1 is equal to 3 because of these two angles are also vertically opposite. Understand? Here 1 is equal to 5 because of just back, आपने समझा है, 1 and 5 is corresponding angle, संगत कोण, yes, and 4 and 8 is also equal because of these two angles are corresponding angles. 2 and 6 corresponding angles, and 3 and 7 is also a corresponding angles. So there are many correspondence angles and many vertical opposite angles, just like 1 pair, 2 pair, 3 or 4 pair of vertically opposite angles are equal, and 4 pair of adjacent angles are equal, सॉरी correspondence angles are equal। तो आप क्लियर हो गया, ये संगत के से बराबर, ये भी संगत से बराबर, ये संगत से बराबर, ये भी संगत से बराबर, ये दोनों आपस में क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख से बराबर, शीर्षाभिमुख से बराबर, शीर्षाभिमुख से बराबर और शीर्षाभिमुख से बराबर। इतनी बातें आप बार बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन भी आगे करेंगे, आप टेंशन फ्री रहिए, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट एंगल इज अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट बचपन में हम लोग खेलते थे, उसको बोलते हैं हम लोग कोना कोनी। आप याद होगा, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर, सेम यहाँ पे होता है, सामने सामने नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अल्टरनेट मीन्स अल्टर, इधर छोड़ के उधर चले जाना। दैट मीन्स हियर इज द एकांतर कोण बोलते हैं, एक का अंतर होना चाहिए, एक का अंतर, एक अंतर। सो द डिफिनीशन ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, व्हेन अ लाइन इज, व्हेन इट टी मानता हूं इसको, व्हेन अ टी इज अ लाइन दैट कट्स द टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम एट द पॉइंट ऑफ एम एंड एन, यहां एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। Then the एकांतर कोण is, that means alternate angle is 5 and 3, 8 and 2। बात समझ में आ रही है? ये इसका एकांतर हुआ ना, एक का अंतर हो गया, इसको छोड़ के इधर गया, एकांतर कोण हो गया, और ये इसका एकांतर हो गया, याद रहेगा, ये इसका एकांतर हो गया, ये इसका एकांतर हो गया। उसी तरह यहां देखिए, ये इसका एकांतर हो गया, ये इसका एकांतर हो गया। समझने का सिर्फ कोशिश कीजिए। ये इसका अंदर में, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल दो तरह का हो जाएगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया,
माइंड में रहेगा ये बातें जो मैंने बताने का कोशिश किया। देखिए, इंटीरियर का मतलब इस लाइन के अंदर और एक्सटीरियर मतलब इस लाइन के बाहर बाहर, यानी कि 6 अगर 4 के बराबर है तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इस 1 7 के बराबर है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 5 3 के बराबर तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 8 2 के बराबर तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंडरस्टैंड? यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, ये कॉन्सेप्ट का उल्टा भी सही होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 2 लाइन है, आपको मैंने 2 लाइन दिया और एक लाइन ऐसे आके काटा, अब मैं पूछूं कि बताओ ये पैरेलल है या नहीं, आप कहेंगे वेट करो। आप हमसे पूछोगे कि ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, हम बता देंगे, आप हमको बताइए ये एंगल इस एंगल के बराबर है कि नहीं। अगर मैंने कहा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो आप कहोगे ये दोनों पैरेलल हो गया। हम पूछेंगे क्यों भाई पैरेलल है, आप कहोगे बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रूल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रूल से ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर आपने बताया ना, तो ये दोनों पैरेलल होगा। हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये एंगल बराबर नहीं, हम बताएंगे ये एंगल जो है इसके बराबर है। हम कहेंगे also these two lines are parallel। हम पूछेंगे क्यों भाई, तो बिकॉज ऑफ दिस एंगल इज इक्वल, दैट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रूल इज followed by these 3 lines, so these 2 lines are parallel। अंडरस्टैंड? ये दोनों एंगल यदि मान के चलिए जैसे ही बराबर हो गया, दैट मीन्स फिर से वही लग गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों बराबर करो चाहे ये दोनों करो। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं बाहर का दूंगा, इधर वाला कहेंगे इसको बराबर है, हम कोई बात नहीं है। नाउ ऑल्सो दिस 2 लाइन्स आर पैरेलल, फिर से हो जाएगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इधर इधर वाला भी दे दे तो वही बात समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है अच्छे से, ठीक है। एकांतर कोण, तो बहिष एकांतर कोण बोलेंगे इसको अंतः एकांतर कोण बोलेंगे, इसको अंतः एकांतर कोण, इसको बहिष एकांतर कोण। इसका उल्टा भी मैंने बता दिया, दोनों बात समझने का कोशिश किया। ये वही यहाँ पे दिया गया था, इसका उल्टा, कि अगर ऐसा पैरेलल होता है तो पैरेलल कहलाएगा लाइन। इसे समझिए। नाउ द पॉइंट नंबर 8 इज कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजुगेटिव? कंजुगेटिव का मतलब है क्रमागत, एकांतर एक छोड़कर एक का अंतर, क्रमागत मतलब सामने सामने, और कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल एंड ऑल्सो द कंजुगेटिव एक्सटीरियर एंगल भी तो हो सकता है, बट कोई नहीं, आगे आइए। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल मीन्स द 2 एंगल्स when the, देखिए यहाँ पे समझिए, when 2 parallel lines are transverted by a transversal, इसको काटा गया एक ट्रांसवर्सल के द्वारा, they form 2 pairs of interior angles, the pairs of interior angles so formed are supplementary। वो supplementary बनता है। what is the meaning of supplementary? Supplementary means the 180 degree addition of 2 angle is known as if 180 degree then it is known as supplementary angle, यानी क्रमागत आंतरिक कोण, क्रमागत आंतरिक कोण या क्रमागत अंतः कोण। आइए समझते हैं, मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूं। जब दो लाइन को एक तीसरा लाइन काटेगा और ये दोनों पैरेलल होगा, उस समय एक कंडीशन बनता है कि 2 और 5 ये दोनों 180 बनाएगा और 3 और 8 180 बनाएगा। दिस नोन एज कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। 3 और 8 180 बनाता है, 2 और 5 180 बनाता है, 2 और 5 180, 3 और 8 180, याद रखिएगा जोड़कर। कंप्लीमेंट्री बनाता है, सॉरी सप्लीमेंट्री बोलते हैं इसको। कंप्लीमेंट्री 90 बनता है, सप्लीमेंट्री 180 बनता है। ये चीज माइंड में रखेंगे। बात समझ में आई? अब आए थोड़ा सा इन पॉइंट्स के आधार पर क्वेश्चंस करें क्या? आइए क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा छोटा करूंगा क्योंकि मुझे लिखना भी पड़ेगा। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे एक पिक्चर है, थोड़ा आप अपना रेजोल्यूशन थोड़ा सा अच्छा रखिएगा तो अब समझ में आ जाएगी बातें। थोड़ा सा कर दे रहा हूँ बड़ा। आप भी थोड़ा सा अच्छा अपना कर लीजिएगा, 360 कम से कम कर लीजिएगा। देखिए, एंगल्स आर शोन इन द गिवन फिगर। इस पिक्चर में बहुत सारे एंगल दिए गए हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3, इसी तरह जोड़ते जोड़ते एंगल 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 एंगल को जोड़ने पर क्या बनेगा, मान क्या आएगा? अब ये तो बड़ा टफ हो गया। हम कहे कोई बात नहीं, मैं आपसे एक छोटा सा चीज सिर्फ पूछूंगा, आप बता दोगे। अगर मैं पूछूं, ये जो लिखा गया है CFIL, यह एक क्या बन रहा है? रेक्टेंगल आपको दिख रहा है?
ओके, नहीं रेक्टेंगल आप समझना चाहते हैं क्या? आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल? आगे हम डिस्कशन करेंगे। एनी फिगर दैट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज नोन एज quadrilateral. Understand? So in this figure CFIL is a quadrilateral. Yes or not? Yes. Then ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज पूछने जा रहा हूं आपसे। क्या ये अंदर वाला एंगल, अरे उग जा भाई, ये वाला के बराबर होगा? क्या यहाँ पे ये एंगल के बराबर होगा? क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? क्या यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? इतनी बात समझ में आ रही है? बाय द वर्टिकल अपोजिट एंगल, आपने पहले पढ़ा है, 2 लाइन्स कट ईच अदर देन द वर्टिकल, दीज एंगल्स आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। और ये अंदर वाला का जोड़ जानते कितना होने वाला है? ये जो डॉट है, ये जो सही का चिन्ह है, इसको प्लस कर देते हैं, और ये जो गुना का चिन्ह है और प्लस कर देते हैं, ये जो ऐसे लाइन है, इसका जोड़ होने वाला है 360। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों कोण एक 360 बनाता है। कौन कौन कौन? एक कोण तो ये हो गया डॉट वाला, एक सही का चिन्ह वाला, एक माइनस के चिन्ह वाला और एक प्लस के गुना के चिन्ह वाला, वही मैंने लिखा। एक डॉट वाला हो गया, एक आपका सही का चिन्ह हो गया, एक गुना का चिन्ह हो गया, ये चारों का जोड़ 360। अच्छा, ये चारों कितना कितना है? आप कहिएगा सर ये जो है ना, आप जानते हैं एक ट्रायंगल के अंदर तीनों कोण 180 बनाता है। एक ट्रायंगल के अंदर आप कहेंगे इन अ ट्रायंगल 1 जोड़ 2 और जोड़ एंगल ACB बराबर 180 डिग्री। यस और नॉट? यस। ACB मीन्स ACB, ये वाला एंगल की बात किया मैंने। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ एंगल ACB निकालिए, तो आप कहिएगा 180 में से सर घटा दीजिए एंगल 1 और माइनस एंगल 2। बात समझ में आई? ये दोनों एंगल घटा देंगे। तो इस जगह पे आप लिख सकते हैं इस डॉट के जगह पर, क्योंकि जो यहाँ वाला आएगा वही इधर वाला होगा, इसीलिए आप लिख सकते हैं इसको 180 माइनस एंगल 1 और माइनस एंगल 2। इस सही के चिन्ह के जगह पर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 और 4, 180 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4 प्लस, कहाँ पे अब आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। गुना का है पहले, तो गुना का कर सकते हैं, या पहले इसका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी का लिख लेते हैं। प्लस 180 माइनस एंगल 5 और माइनस एंगल 6 प्लस 180 माइनस एंगल 7 और माइनस एंगल 8, टोटल के बराबर में कितना है? 360 है। अब देखिए 180 180 180 180, 4 को 180, तो 180 180 मिलकर कितना बनता है? तो आप कहेंगे सर 360 बनता है, तो 360 को काट दीजिए। अब यहाँ कितना हुआ? 180 180, तो इधर 360 बचा और बराबर के इधर क्या बचा? 0। और ये सारे को उस तरफ ले जाइए, आप देखेंगे सारे कुछ उधर जाके प्लस होने वाला है, क्योंकि सारे यहाँ माइनस में है। तो एंगल A1 प्लस में, एंगल 2 प्लस में, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह लास्ट में प्लस एंगल 8 आ जाएगा। ये टोटल जोड़ कितना आ गया? 360। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? किताब में सोल्यूशन देख सकते हैं, इसी बात को लंबा चौड़ा लिख के बताया गया। देखिए सेम जो मैंने बताया वही बात लिखा गया, बस इसमें पूरा डिटेल किया गया है। आपके सामने ये रहा, यहाँ टोटल लिख कर बनाया गया है। मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, नहीं ना हुआ? आगे बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट दिस इज द फिगर एंड दिस एंगल इज नॉन एज ए, दिस एंगल इज B and this angle is C. Now our condition is in the given figure, if B by A equal to 5 and the C by A equal to 6 by 5, C by A is known as 6 by 5, then what is the value of B? Find the value of B. Understand? अब हम कैसे बनाएंगे तो आप समझिए जरा। दिए गए फिगर में B by A बराबर 5 हुआ है, B by A करते हैं तो 5 आता है, C by A बराबर हो जाएगा 6 by 5, तो B का मान ज्ञात करिए। आप बेसिकली चलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, B by A में 5/1 लिख सकते हैं और C by A में 6/5 लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं। एक बात बताइए, यहाँ भी A और यहाँ भी A, तो ये तो कोई अच्छा नहीं लग रहा है।
ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों जगह ए है तो अलग अलग क्यों है? एक करिए ना भाई, इसको एक कर देते हैं तो 5 नीचे तो 5 ऊपर भी गुना करना होगा। अब यहाँ आ गया 25/10 सॉरी 5 25/5 b/a। अब आप कह सकते हैं इस दोनों को देख के कि हाँ यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आप a/b/c निकाल सकते हैं। a का मान कितना तो 5, b का मान कितना तो 25, c का मान कितना तो 6। आपको एक बात पता होना चाहिए, इन तीनों का जोड़ 180 बनेगा। मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितना लाइन सटेगा इस सभी का जोड़ कितना बनेगा 180। तो देखिए ये तीनों का जोड़ है वो 180 के बराबर होगा। और निकालना किसका है? बी का मान। तो बी कहाँ है? 25। तो यहाँ 25 से गुना करिए, ये टोटल का वैल्यू है, टोटल निकल नीचे तो 36 आ जाएगा, 36 नीचे लिखे। आपको पता है 5 बार में कट जाएगा, 25 25 700 125 डिग्री, 125 डिग्री जी और आंसर। अंडरस्टैंड? इसी को यह बहुत सारा तरीके से लिखा गया है कि जो मैंने रेशियो बराबर किया यहाँ इस तरीका के बराबर किया रेशियो, उसके बाद करा तीनों का जो 180 होता है तीनों एंगल को लिख दिया गया और सभी का वैल्यू डाला गया। तो ये पूरा 36 यूनिट आया ना, देखिए यहाँ से जोड़ के 36 यूनिट बार 180 तो 1 यूनिट 5, तो बी का निकालना है 25 यूनिट का, निकाल दिया मान। अंडरस्टैंड? This is the figure and this is the values. In the given figure, AB is parallel to CD and AD. AB is parallel to CD. Sorry, CD is parallel to AD. AD कहाँ है? AD, AD and अच्छा। In the given figure, AB is parallel to CD. ये AB जो पैरेलल है CD के है और AD जो पैरेलल है इसके, ये पैरेलल हो गया। मैं पैरेलल का नोटेशन दे रहा हूँ, ये इसके पैरेलल और ए लाइन इसके पैरेलल। नाउ MAD 40 डिग्री, नीचे पिक्चर दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ आपको यहाँ से दिखेगा। MAD दैट मीन्स दिस एंगल, ओके यहाँ पे देखिए 40 दे दिया गया है, ये सॉल्यूशन यहाँ नीचे दिया गया है। आपको नहीं रहेगा एग्जाम में तो आपको खुद लिखना रहेगा। अगले PCQ 105 कहाँ है? P, ये गड़बड़ दिया गया है, ये P यहाँ लिखना अच्छा रहेगा, पता है ये गड़बड़ सरबड़ लिख दिया है, ये तो C है वैल्यू इसका, तब ना PCQ यहाँ पे हो जाएगा ये एंगल, यहाँ पे ये एंगल का बात किया था। तब PCQ आपका हो गया 105 जो नीचे यहाँ लिखा गया है। आगे कर है NAB निकालिए, NAB ये निकालना है। आइए सारे वैल्यू यहाँ पे डाल गया जो दिया था। कैसे निकालिएगा आपको पता होना चाहिए। ये 105 दिया था तो ऊपर वाला 105 लिखिएगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट इसी के बराबर में होगा। ये 105 तो आप कहिएगा कि सर 75 ये होगा। कैसे? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको यहाँ से कट किया, कट करने के बाद ये आपने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था जिसको आसन कोण हम लोग बोले थे, नहीं कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल बोले थे इसको, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत अंतर कोण है ना। ये दोनों पैरेलल हुआ, ये काटने वाला हुआ, तो इन दोनों का जोड़ कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर 180, तो ये 105 है तो ये 75 होगा। अच्छा ये लाइन और ये लाइन से देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है, ये 75 तो ये 75 ऊपर वाला, या इधर से इधर जाइएगा तो ये पूरा 75 तो ये भी 75। क्यों? ये दोनों पैरेलल है लाइन, ये दोनों पैरेलल है, ये पूरा 75 तो ये पूरा 75। बात समझ में आ रही है? आपको निकालना ये एंगल है, ये 40 तो ये ऊपर वाला कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये भी 40। व्हाई? बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कौन सी 40 हो जाएगा। ये 75 तो ये पूरा 75, ऊपर वाला 40 तो नीचे वाला 35। ये कितना आ गया? 35। अभी ऐसे ही एग्जाम में निकालना है, इतना लिखना नहीं है, तो आपको समझाने के लिए लिखा है, ये तो समझाने के लिए लिखा गया। यही बात मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, सारी बात बोलकर, यहाँ लिख के समझाएगा, मैं बोल के समझा रहा हूँ। ये 105 दिया था, ये वर्टिकल अपोजिट से बराबर हुआ, वही बात यहाँ लिखा है। आगे यहाँ पे ये 75 होगा, क्योंकि इसको मैंने बोला AD पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ कह रहा है ना
AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC, सो दिस इज 105, दैट मीन्स दिस इज 75, एडिशन ऑफ बोथ इज 180 डिग्री। क्लियर हो गया। आगे कह रहा है अगर ये 75 तो ये ऊपर पूरा वाला 75, ये 40 तो ये 40, तो ये कितना 35, ये तब समझ से वर्टिकल अपोजिट से ये बराबर हो गया। ये 75 क्यों होते, यहाँ लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे कहा जा रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इसके बराबर, तो ये निकाल लीजिए घटा के, तो वही किया गया है यहाँ पे। बस उसी को मैंने बोल कर बताया, 2-3 बार बोल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सफ़र जो है हमारा लंबा है। यहाँ पे है द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 times द मेजर ऑफ द कम्प्लीमेंट इज। एक कोण का माप जिसके लिए पूरक का माप संपूरक यहाँ लिखा गया है, संपूरक के माप का 4 गुना है। बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, बना लेंगे। अगर हम एंगल को x मान लेते हैं तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 में से घट के निकलता है और सप्लीमेंट्री 180 में से घट के निकलता है। ये तो मैं कुछ देर पहले भी बता दिया। कम्प्लीमेंट्री 90 से घटता है, सप्लीमेंट्री 180 से घटता है। इसका याद रखने का भी तरीका है, सप्लीमेंट्री जब भी लिखा जाता है तो s लिखा जाता है, और s को अगर ऐसे आप मिला देंगे तो 8 बनेगा, तो 180 से याद रहता है। सप्लीमेंट्री जब भी मैं s देखता हूँ ना तो मुझे 8 दिखता है, तो इससे पता रहता है 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? कम्प्लीमेंट्री C ये 0 बनेगा 90 डिग्री। अब कैसे याद रखना है ये आपको सोचना है, लेकिन मुझे सप्लीमेंट्री याद रहता है। इस तरीका से आप अपना याद रख लीजिएगा, लेकिन लंबा समय जब पढ़ेंगे ना तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा बार बार देखते देखते। कम्प्लीमेंट्री 90 में से घटा दिया उस एंगल को, सप्लीमेंट्री घटा दिया। आगे कह रहा है कि इसका जो कम्प्लीमेंट्री है पूरक कोण का माप संपूरक के माप का 4 गुना है। तो देखिए दोनों को बराबर में लिख दिया। जो सप्लीमेंट्री है ये इसका, 1 मिनट, ये गड़बड़ बना दिया है यहाँ पे। 4 टाइम्स कहा है तो यहाँ 3 टाइम्स क्यों कर रहा है, ये गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि कोण का माप जिसके लिए पूरक का माप संपूरक के माप का 4 गुना है, तो 4 गुना यहाँ करना है। अगर पूरक का मान संपूरक का 4 गुना है, 1 मिनट, संपूरक के मान का 4 गुना है, द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कम्प्लीमेंट। एक कोण का माप जिसके लिए पूरक का माप संपूरक के माप का 4 गुना है। ये गड़बड़ लिखा गया है, उल्टा लिखा गया, पता है। 4 गुना संपूरक है, ये इंग्लिश में ठीक है क्वेश्चन। यहाँ कर एक कोण का माप जिसके लिए संपूरक का माप पूरक के माप का 4 गुना होगा, यानी कि ये जो संपूरक है यहाँ आ जाएगा और ये पूरक चला जाएगा यहाँ पे। अब जाके सही हो गया, अब ये सही हो गया। और 4 गुना है तो यहाँ पे 3 गुना नहीं होगा, यहाँ 4 टाइम्स करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ बनाया कैसे इसको देखे क्या, ये 9 27 270 चेक कर रहे हैं कि ये 4 से बनाया कि 3 से। -3x बराबर 180 माइनस x, ये जाएगा इधर तो यहाँ 2x हो जाएगा, ये आके इधर घटेगा तो 90 आ जाएगा, 45 नहीं, ये 3 से ही बनाया है तो यहाँ 3 टाइम्स करना होगा। 4 गुना को काट के 3 करिए, थ्री कर देंगे ना तो 3 टाइम से बनाया गया। बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंगल मानिएगा 90 में से घटाइएगा, 180 से घटाइएगा, और कहा है जो कम्प्लीमेंट्री है वो सप्लीमेंट्री जो है, सॉरी कम्प्लीमेंट्री का 4 गुना है, तो सप्लीमेंट्री यदि इसका 3 गुना है तो 3 गुना है तो इसको भी 3 से गुना करिए, तब बराबर बीच में डाल दीजिए, वैल्यू डाल के सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने तो आता है। आपको बताना चाहते हैं नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ये त्रिभुज है, और आपको बता दें त्रिभुज बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत तरह की बातें हैं। बात समझ में आ रही है? तो आज के क्लास में त्रिभुज का बेसिक्स हम लोग बात जानेंगे, और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका फुल डिटेल हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। बात समझ में आ रही है?
तो आइए शुरुआत करते हैं। बेसिक सारी जान लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा समय ट्रायंगल में लगेगा। बेसिक जाने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हम लोग चल रहे हैं लेकर ज्योमेट्री का दूसरा चैप्टर, त्रिभुज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ साइडेड रीजन और क्लोज्ड फिगर दैट इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। अंडरस्टैंड? क्या कहेंगे? ट्रायंगल जो होता है, द रीजन इनक्लोज्ड बाय 3 लाइन इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। अंडरस्टैंड? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ए बी, ए सी और बी सी। इतना ही जानना है ट्रायंगल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब पहला पॉइंट में आपके सामने है त्रिभुज के मूलभूत गुणधर्म, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज, गौर से सुनेंगे यहां से, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, अर्थात एंगल ए बी सी का जोड़ 180। पहला प्रॉपर्टी यही है कि अगर आप इस एंगल को, इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो आपको 180 बनेगा। ये सी बी ए क्या लिखा गया है इसको यहां से समझ लीजिए कि कैपिटल ए के सामने छोटा ए माना जाता है, बड़ा बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी, और ये इसका साइड होता है। ये मानने का तरीका ऐसे हमेशा मानिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे ऐसे मानना ज़्यादा कारगर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसी पर आधारित बहुत सारे कॉन्सेप्ट देंगे। तो आपने अभी क्या सीखा? पहला पॉइंट ट्रायंगल में कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज मेड ऑफ 180 डिग्री। अब इस पर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन को समझिए। कहा जा रहा है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। मान के चलिए यही एबीसी है इसी का। एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 15, बी माइनस सी बराबर 30। देन ए बी सी, ए बी और सी निकाल के बताइए कितना होगा। हम जानते हैं वी डो नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए था। अब इसमें कह रहा है आपको, यहाँ पे आइए, यहाँ से एंगल ए के जगह पर आप निकाल सकते हैं 15 प्लस एंगल बी। कैसे निकाला मैं समझा? ये बी को उस तरह भेज दिया तो 15 में जाकर जुड़ गया। यहाँ से एंगल सी निकाल सकते हैं, सॉरी एंगल बी निकाल सकते हैं। नहीं, एंगल सी निकालिए यहाँ से। सभी को मैं बी में तब्दील करने वाला हूँ। बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये बी है, इसको बी रहने दीजिए। ए के जगह पर मैं ये डाल सकता हूँ बी के रूप में, और सी के जगह पर निकालता हूँ। तो सी जब निकालेंगे इसमें से तो जानते क्या हो जाएगा? एंगल बी और माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे सर कर दिया आपने? अरे भाई, एंगल सी माइनस में उधर भेज दिया, प्लस में हो गया, और 30 आके इधर घट गया, तो एंगल बी में से 30 घट गया। बात समझे? तो यहाँ से आपको निकल गया। अब इस वैल्यू को उसमें पुट कर दीजिए। जैसे एंगल ए के जगह पर आप ये डालिए 15 प्लस एंगल बी, और एंगल बी का एंगल बी रहने दीजिए, और प्लस एंगल सी के जगह पर डाल दीजिए ये वाला एंगल बी माइनस 30 बराबर कितना होता है? 180। ये 180 कहाँ से आया? तो खुद हम लोग को पता है कि तीनों का जोड़ 180 होता है। एक एंगल बी, एक एंगल बी, एक एंगल बी, तो 3 एंगल बी हो गया। और देखिए 15 जाके इसमें से घटेगा तो आप कहिएगा सर 15 आएगा, तो उस 15 को उधर ले जाइएगा माइनस में, तो जोड़ दीजिए 180 या प्लस 15। जैसे ये घटाइएगा 15 तो माइनस में 15 आएगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है, उधर जाकर जुड़ जाएगा 15। तो 3 एंगल बी बराबर क्या आ जाएगा? तो आप कहिएगा 5 9 1, 3 से काट दीजिए, 3 6 18, 3 5 15। तो बी का मान कितना आ गया? एंगल बी बराबर 65। अब आराम से सारे एंगल निकल जाएंगे। बी 65 तो एंगल ए यहाँ से निकल जाएगा, 15 जोड़ देंगे, 65 में 15 जोड़िए 80 आ जाएगा। तो एंगल ए निकल गया 80, और एंगल सी यहाँ से निकल जाएगा 65 में से 30 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 25 आएगा क्या? नहीं, 35 आ जाएगा। निकल गया ना सारे एंगल? देखिए यहाँ निकाला गया है, 80 है, 35 है, हमने भी निकाला है, 65 है, निकल गया ना? 80 35 और 65 इस तरह का कि आप आराम से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन नीचे है, आइए इसे देखते हैं। सॉरी, ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, गौर से सुनिएगा, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। कहने का मतलब किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये जो 2 लाइन डॉट लाइन खींचा गया, इसका मतलब ये जो है इसके बराबर है। अगर ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, ये दोनों बराबर होगा। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? तो इसको समझिए, यही बात यहाँ लिखा गया है। अगर ये भुजा इसके बराबर है तो ये तय हो गया कि ये कोण इसके बराबर होगा।
कि भुजा बराबर तो कोण बराबर, इसका उल्टा भी होता है, कोण बराबर तो भुजा बराबर सामने का, ये दोनों कोण बराबर तो ये भुजा बराबर होगा। अब इसी को यहाँ लिखा गया, देखिए ये सब प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का, जो जानेंगे तो आप बना पाएंगे। यहाँ देखिए इसी को यहाँ वर्णन किया गया है। किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, ये कोण इसके बराबर है तो इसके सामने ये भुजा और इसके सामने ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, वही यहाँ लिखा गया है। ठीक है, वो लिखने का तरीका है। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया जा रहा है आपको ये सोल्यूशन, यदि आप नहीं देखेंगे तब क्वेश्चन को देखिए, मैं ढक दिया सोल्यूशन। अब देखिए इन पी क्यू आर ट्रायंगल है, एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो एक 90 डिग्री वाला कोण बना लीजिए, समकोण ऐसे बनाया कीजिए, यहाँ क्यू लिखिए 90 कर दीजिए, 90 डिग्री। आगे कहा जा रहा है पी क्यू 8 है, तो अब यहाँ क्यू है तो यहाँ पी लिख लेते हैं, पी क्यू आर, तो पी क्यू कितना है 8, तो यहाँ 8 लिख लीजिए। आगे कह रहा है पी आर क्यू ये है आपका 45, तक क्यू आर की लंबाई ये बताइए कितना लंबा होगा। आप कहिएगा बिकॉज ऑफ दिस इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, दैट मीन्स द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। अंडरस्टैंड, दिस इज 90, दैट मीन्स द सम ऑफ दीज टू एंगल इज 90 डिग्री, वन इज 45, दैट मीन्स दिस एंगल ऑल्सो इज 45। ध्यान दीजिए जरा, ये तीनों का जोड़ 180 होता है, एक 90 है तो इन दोनों का जोड़ होगा 90, ये 45 है तो ये भी 45, 45 45 90 और 90 180। आपको एक कंसेप्ट अभी आपने सीखा है जस्ट ऊपर में, इफ द एंगल इज इक्वल देन द साइड अपोजिट टू दिस एंगल, इसके जस्ट सामने, एंड साइड अपोजिट टू दिस एंगल यानी ये वाला इक्वल होगा, यानी ये 8 है तो ये भी 8 होगा। इसका आंसर क्या निकलेगा 8। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई ना, कोई बात नहीं, आएगी समझ में। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इन दिस क्वेश्चन वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 108, किसी भी ट्रायंगल का 108 है, मतलब मैं समझ गया कि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बिकॉज ऑफ 108 का मतलब होता है 108 डिग्री, 90 से बड़ा है। एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल इक्वल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच दीज इक्वल एंगल्स? वी नो दैट sum of three angles 180 degree, one is 108 and other two are equal, यही लिखेंगे। अगर मैं x मानूंगा तो दो को x हो जाएगा, 108, तो यहाँ से 2x 108 उधर घटा दीजिए जाके, 100 में से 100 खत्म कहानी, 80 में से 8 जाएगा, 72 बचेगा, 2 से काटेगा 36, यानी बोथ एंगल दैट इज इक्वल इज 36 डिग्री एंड 36 डिग्री। हियर इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जो मैंने किया वही चीज़ यहाँ किया गया है। आगे बढ़े क्या? चलिए सर आगे बढ़िए। यहाँ कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 3 का फर्स्ट में कि द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। बड़ी भुजा के विपरीत का कोण हमेशा छोटी भुजा के विपरीत कोण के बड़ा होता है। अच्छा क्या कह रहे हैं सर? मैं समझाता हूँ। कोई एक ट्रायंगल बनाइए, कोई वैल्यू लिखिए, अपना मन से हम लिख रहे हैं। यहाँ 40 डिग्री, यहाँ 100 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री। आप एक चीज़ जानिए, यहाँ सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। आप एक चीज़ जानिए, इसके सामने वाला ये भुजा होगा ना, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 80 है ना बीच में, तो इसके सामने ये भुजा है तो ये बीच वाला भुजा है, बीच वाला बोलने का मतलब कि इससे छोटा, और ये 40 सबसे छोटा है तो इसके सामने वाला भुजा सबसे छोटा है, इससे क्या हो जाएगा? सबसे छोटा भुजा। इतनी बात समझ के रखना है आपको, दिमाग में रहेगा इतना बात। 3 कोण होगा ना भाई, आपको मान के चलिए हम एक कोण नहीं दिए, मैं एक कोण नहीं दिया, मैंने 100 दिया और 40 दिया, आपका भुजा कौन सा बड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर इस 100 के सामने वाला ये भुजा बड़ा होगा, ये जो भुजा है ये डंडा सबसे बड़ा होगा, और इसके सामने छोटा है तो ये वाला होगा छोटा। वही बात यहाँ पे दिया गया है। इतनी बात समझ में आई? उसी को यहाँ समझाया गया है, मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ पढ़ने से कोई आपको फायदा मिलेगा नहीं, मैं बना के समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। बात समझ रही है? यहाँ है इन दिस क्वेश्चन, सॉरी पॉइंट, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द
साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। सेम इसका अपोजिट लिखा गया है। अगर ऑलरेडी आपको कह दे इस बार कि बड़े कोण के विपरीत की भुजा हमेशा छोटे कोण के विपरीत भुजा से बड़ी होती है। मान के चलिए ये कोण बड़ा है, ये कोण छोटा है, तो इसके सामने छोटा भुजा होगा और इसके सामने बड़ा भुजा होगा। उसका अपोजिट है, भुजा बड़ा तो कोण बड़ा। बात समझ में आ रही है? अगर भुजा बड़ा तो कोण बड़ा, भुजा छोटा तो कोण छोटा। अगर कोण छोटा तो भुजा छोटा, कोण बड़ा तो भुजा बड़ा। इतनी बात समझ में आना चाहिए, बड़ा छोटा। क्वेश्चन से और अच्छा समझेंगे। यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ द एंगल पी क्यू एंड आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 2:4:9। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। तब कौन सा सही इसमें से बैठेगा? तो हम चलिए इस चीज को बना लेते हैं एक फिगर के माध्यम से। किसी तरह का एक फोटो बना लीजिए, जैसा दिल करे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम दे दीजिए इसका पी क्यू आर। पी का वैल्यू 2 है, क्यू का वैल्यू 4 है और आर का वैल्यू 9 है। अब मैं इस फोटो में बोलूं सबसे बड़ा एंगल कौन है? सबसे बड़ा ए है। सबसे बड़ा को मैं 1 नंबर दूंगा। अब कह रहा इससे छोटा कौन होगा? तो आप कहेंगे ये वाला होगा, ये हो जाएगा इससे छोटा 2 नंबर। सबसे छोटा कौन होगा? तो ये होगा 3 नंबर वाला। बात समझ में आ रही? सबसे बड़ा ये होगा क्योंकि बड़ा एंगल है। बीच में है तो ये बीच वाला। ये सबसे छोटा है तो सबसे छोटा। अब इसको सजाना हो तो कैसे सजाइएगा? आप कहिएगा सबसे पहले ये लिखाएगा पी क्यू। पी क्यू सबसे बड़ा है तो बड़ा वाला साइन लगाइए। इससे छोटा कौन जाएगा? तो पी आर। हम कहे इससे छोटा कौन जाएगा? तो क्यू आर। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। आप कहिएगा कि सर सबसे छोटा कौन है इसमें? तो आप लिखेंगे क्यू आर। तो इससे बड़ा कौन हो जाएगा? इससे बड़ा हो जाएगा सर पी आर। सबसे बड़ा कौन होगा? तो पी क्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। छोटा से शुरू करके बड़ा जाइए या बड़ा से शुरू करके छोटा जाइए। इसको बोलते हैं हम लोग अवरोही क्रम, क्योंकि आप छोटा छोटा जा रहे हैं। इसको बोलते हैं आरोही क्रम, क्योंकि इसमें आपका बड़ा बड़ा होते जाएगा। अंडरस्टैंड? आरोही अवरोही समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, इसको आरोही क्रम। उतना बात नहीं समझ रहे हैं तो आप समझ में आएगा। देखिए इसमें से मिलाना है, कौन सा आंसर होगा? क्यू आर से छोटा ये नहीं, क्यू आर से बड़ा होना चाहिए। क्यू आर से बड़ा पी आर, पी आर से बड़ा पी क्यू, यही आंसर हो जाएगा ना। देखिए पी क्यू से छोटा पी आर और उससे छोटा क्यू आर, यही आंसर हो गया, बी नंबर। किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। इस क्वेश्चन को यदि बात करेंगे तो इसमें आपको क्या कहा जा रहा है उसको समझ लीजिए कि ये जो बाहर वाला है ना, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, सपोज कीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मेरा दिल किया कि मैं इसको बड़ा कर दूं, तो ये जो बाहर में एंगल बना वो इसके और इसके बराबर होगा। इन दोनों को ऐड करिए, ये मिल जाएगा आपको। समझ में आ रही है बातें? आप कहेंगे सर यदि मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एंगल बना, ये इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़िए, ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा। अब इसको समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन पर समझना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ये नीचे एक क्वेश्चन है, द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC A B और C, साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D। अब एक बात बताइए, ये BC है, अब मैं इधर बढ़ाऊं या इधर बढ़ाऊं, ये कैसे पता चलेगा? D तक तो बढ़ाने के लिए कह दिया BC साइड को, यही ना BC साइड। इधर बढ़ाऊं या इधर बढ़ाऊं, बताओ मेरे को, सोच के बताना। कभी ये नहीं सोचे होंगे बहुत लोग, लेकिन ये लॉजिक काम करता है। अगर नहीं पता रहेगा तो एग्जाम में गलती कर लेंगे आप। इतना छोटा चीज से गलती हो जाएगा तो जी गलती हो जाएगा। बताता हूं कैसे। यहाँ पे क्या लिखा है? B और तब C लिखा है ना, तो यानी ये B से आप चालू करिएगा और C के तरफ आगे बढ़िएगा ऐसे।
अगर यहाँ लिख देता सी बी बढ़ाना है, जानते उस समय क्या होगा, सी से चलते और बी की तरफ ऐसे बढ़ाते इधर। बहुत लोग को ये पहली बार शायद जानने को मिलेगा, छोटी बात है लेकिन बहुत काम की है। तो इधर बढ़ा दिया। कहा जा रहा है ये जो बाहर वाला एंगल बना है, ये बाहर एंगल बनेगा इफ एंगल ए सी डी, ए सी और डी ये वाला है आपका 112। आगे कह रहा है एंगल बी बराबर, यहां लिख ले रहा ऊपर में, एंगल बी बराबर 3/4 एंगल ए। ये क्या कहा, इसका मतलब समझे। एंगल ए यदि x होगा ना, तो ये कह रहा है कि ये जो होगा 3x/4 होगा। इसका मतलब यही हुआ, यही मतलब हुआ कि अगर a को x माना आपने तो x से गुना कर दीजिए 3x/4। और आपको अभी जस्ट रूल आपने सीखा है कि ये जो बाहर वाला होता है अंदर वाला दोनों के योग के बराबर होता है, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। आइए करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। x + 3x/4 ये होना चाहिए 112 के बराबर। बटा में एक मान के एलसीएम लीजिए 4x + 3x = 112, 4 3 7, x बराबर 112 और गुने 4। सात से काटते हैं, 7 × 7, 7 × 42, 16 × 4 = 64। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, बी निकालना है तो बी ए रहा तो 3/4, एक्स का मान 64 है, यहाँ 64 डालिए, 4 से काटिए 16 × 4 = 64, 16 × 48, 48 इज योर आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आई बातें। उसी चीज़ को यहाँ देखिए सॉल्यूशन करके दिखाया गया है। ये रहा क्वेश्चन कि यदि एक त्रिभुज है ABC, BC को D तक बढ़ाया गया है, यदि ACD 112 है, B बराबर इतना है तो B का मान बताइए। यहाँ सॉल्यूशन करके दिखाया गया है, सेम मैंने करके दिखा दिया आपको, वही चीज़ यहाँ किया गया है। एक और 5 नंबर पॉइंट है, कहा जा रहा है इन अ ट्रायंगल द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए बेस एंगल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर बेस एंगल इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल। इसका क्या मतलब है अभी समझाते हैं, आप टेंशन फ्री रहिए एकदम, आराम से समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी BEC बराबर हाफ ऑफ एंगल ए। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी तरह का आप एक ट्रायंगल बना लो। आप मान के चलिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, आगे क्या कह रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका आप 20 से काटिए, और ये जो है इसको 20 से काटिए। ये 20 से गया है यानी ये दोनों बराबर कर दिया, ये 20 से गया है यानी ये दोनों बराबर कर दिया। ये जो होगा इस वाले का ये जितना होगा इसका आधा होगा, θ/2। अगर मान के चलिए कहता 40 तो ये आप कहते हैं 20। यही बात है और कुछ नहीं है। अरे छोटी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो आप इस एग्जाम्पल में कहेंगे, एक पिक्चर दिया गया है, मैं बना लेता हूँ जरा फटाक से ताकि आपको आसानी से मैं समझ। इसका ये मिड है और इसका बीच वाला, ये दोनों यहाँ जाके मिल गया, यानी कि ये पूरा 72 है और ये पूरा आपका नीचे वाला ये 44 है। तो आप एक चीज़ समझिएगा, अगर कोई कहे ये निकालो तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। कहिएगा 180 माइनस ये दोनों को ऐड घटाएंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल में टोटल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर टोटल होता है आपका 180, तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटाइए, तो 4 और 2 6 और 7 4 11। अब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, 7 में से 1 गया 6, 64 आ गया। अगर कोई कहे ये एंगल बताइए जो कि इसमें निकालना था, तो बस जितना ये होगा ना उसका ये आधा होता है, 64/2, दैट मीन्स 32 इज योर आंसर। इतनी बात रहेगा याद, बहुत ही काम की बातें हैं, ठीक है। जैसा कि पता है आपको, जितने कॉन्सेप्ट मैं ट्रायंगल का दे रहा हूँ ये सारे समझिए आपके एग्जाम में एक एक करके क्वेश्चन बन के आएंगे और उस समय आपको परेशान करेंगे, इसलिए इन बात को याद रखिए। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC द साइड BC प्रोड्यूस 2D
BC मतलब C के तरफ आगे बढ़ाइएगा, जैसे B यहाँ है तो C के तरफ आगे बढ़ा। प्रोड्यूस टू D एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल बाइसेक्टर मुझे बनाना पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पिक्चर सही नहीं है बुक में दिया हुआ। A B C इसको D तक पहुंचाया गया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ऐसे थोड़ा नोटेशन कुछ देना पड़ेगा। एंगल बाइसेक्टर ये पता चलता है इससे। बाइसेक्टर मिट BC एट E, यहाँ पे E के पास मिला है, 90 डिग्री नहीं कहा कि बना है। देन ABC एंगल ABC कहाँ है, ABC दिस एंगल, और प्लस एंगल ACD दिस एंगल इक्वल टू टू एंगल AEC। क्या बात कर रहे हैं सर, आपको पता था क्या ये कॉन्सेप्ट पहले से? आर यू नो दिस कॉन्सेप्ट बिफोर? क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से एक बार। मतलब सर ये तो टॉपिक है जो आपको याद रखना है, ये सब प्रूफ है, प्रूफ करना नहीं रहता इसलिए यहाँ डायरेक्ट दिया जाता है। प्रूफिंग करना तो है नहीं एग्जाम में, क्लास 9, 10, 11, 12 तो है नहीं। देखिए एक ट्रायंगल है, यहाँ से इसका बाइसेक्टर है और एक बाहर वाला ये एंगल है। तो ये बाहर वाला जो एंगल होता है ये एंगल और ये बाहर वाला एंगल, इसको जब आप डबल करेंगे ना, इसको जब आप डबल करेंगे उसके बराबर होगा। यहाँ इस पिक्चर में आप समझिए, ABC ये वाला एंगल, ACD ये बाहर वाला, ये होता है AEC इसका डबल। इसको 2 बार करिए, इन दोनों के योग के बराबर होगा। याद रहेगा ये बातें? आगे बढ़ाओ बात को। अब आइए एक एग्जाम्पल दिया गया, उसको समझने का कोशिश करिए। यहाँ जो एग्जाम्पल है कह रहा है पिक्चर नहीं हो तब, मान के चलिए सपोज आपके पास पिक्चर नहीं है, इसको मैंने ढक दिया। अब देखिए अब क्या है, कह रहा है कि द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू S। अगर कोई साइड बड़ा करना हो तो एक ट्रायंगल बनाइए और नाम देते समय थोड़ा संभल जाइएगा। एक बड़ा कर दीजिए, यहाँ कहा है QR मतलब R के तरफ बढ़ेगा तो Q यहाँ होगा, R इधर होगा, तो P यहाँ लिख लीजिए। PQR, P पहले प्लेस मत कीजिए, पहले ये वाला लाइन को प्लेस कीजिए जिसको प्रोड्यूस करना है। तो S तक जाएगा तो यहाँ S लिख देते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, बाइसेक्टर मतलब बीच से ऐसे जाएगा, नीचे जाके कहीं भी मिल जाएगा, बाइसेक्टर है ये T पर मिल रहा है। आगे कर रहा है इफ PQR दैट मीन्स ये वाला एंगल कर रहा है 30 डिग्री, ओके। एंड PTR ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ओके। आपसे पूछ रहा है PRS ये बताइए। कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे, हम जानते हैं कि एंगल P हो जाएगा, एंगल Q हो जाएगा और प्लस एंगल R हो जाएगा। ये होगा 2 एंगल T के बराबर। एंगल Q पता है 30, एंगल R आपको पता नहीं है, निकालना है, और 2 × 60 यहाँ हो जाएगा। एंगल R बराबर 60 दूना 120, ये 30 आके इसमें से घट जाएगा, यानी दैट मीन्स 0 9 3 12 90 इज योर आंसर। अंडरस्टैंड? 90 इज योर आंसर। दिस इज 90 डिग्री एंगल। कैसे बना, समझ में आई बातें? फिर से समझाऊं। ये एंगल और ये एंगल जोड़ने पर इस वाले एंगल का डबल होता है, इधर वाला नहीं, इधर वाले का। इसमें से कहीं कहीं कुछ देगा और आपको कोई निकालने के लिए कहेगा तो ये माइंड में रहेगा तो आप निकाल पाइएगा। चलिए ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ में आपको आ गई। इसी का सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ था जो मैंने बिना देखे हुए आपको कहा बनाने के लिए। यहाँ है द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ड्रोन बाई ए वर्टेक्स टू अपोजिट साइड एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स एंगल इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अदर 2 रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल्स। आपको मैं बता दूं ये सोना क्वेश्चन है, सोना। आपको एग्जाम में हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये समझाता हूं क्या क्वेश्चन है। सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है कोई सा भी, थोड़ा लंबा मैं इधर कर दे रहा हूं। एक 90 डिग्री गिरेगा, तो हाँ सर 90 डिग्री गिरेगा, और एक इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर क्या करता है, यहां से यहां और यहां से एंगल बराबर बनाएगा। यहां मान के चलिए ए दिया हुआ था, यहां दिया भी है, वही लिख देता हूं B। D पे 90 डिग्री गिरा है और ये तो एंगल बाइसेक्टर है, और C। अब एक लॉजिक है, आपसे पूछ रहा है क्या, उसको समझिएगा। DAE मतलब क्या ही बताओ कितना इंपॉर्टेंट है ये एंगल जो मैं कलर कर रहा हूं, ये वाला एंगल DAE बराबर होता है ये और इसका डिफरेंस, एंगल ये वाला और एंगल ए वाला, इसका डिफरेंस को आधा करना रहता है। एंगल B
माइनस एंगल सी बाई 2। मॉड लगाने का मतलब है ये घटाने पर माइनस भी आ सकता है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ डिफरेंस। आप सोच भी नहीं सकते, मैं बार बार बोल रहा हूं कितना महत्वपूर्ण। अगर आपको पता था तो वेरी एंड गुड, नहीं पता था तो अब आपने सीख गया, अब आपका वेरी गुड हो जाएगा, अब बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आप इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे एग्जाम में आता है। ऊपर कर रहा हूं थोड़ा सा, क्वेश्चन को पूरा फिजिबल कर रहा हूं। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, कह रहा है इन एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर टू बीसी। एक ट्रायंगल बनाइए और सोचिएगा जरा कहाँ क्या डालना है। अगर बीसी यहाँ कर रहा है, एडी परपेंडिकुलर बीसी पे, दैट मीन्स बीसी नीचे होगा, बीसी नीचे होगा और ये परपेंडिकुलर गिरेगा और ये इसका नाम हो जाएगा डी। यहाँ ये होगा तब ना डी पर बीसी पर गिरेगा। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ऐसे बना लेते हैं। एंड ए ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बी ए सी इसका बाइसेक्टर एक बनाना पड़ेगा, बना दिया, इसका नाम ई पड़ेगा। और आपसे इसको मैं पहले ही कलर कर दूं, यहाँ पे दिया है ए बी सी, ए बी सी दैट मीन्स ए एंगल 58, ए सी बी ये एंगल 34। देन द मेजर ऑफ डी ए ई ये निकाल के बताइए ये एंगल क्या होगा, व्हाट। कैसे निकालिएगा पता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए सर, 58 में से 34 घटाइए, 4 2, इसका सर कर दीजिए आप आधा, 12 इज योर आंसर। इन दिस क्वेश्चन 12 इज द आंसर। अंडरस्टैंड। इसी पिक्चर को यहाँ पे समझाया गया, देख लीजिए, ये पिक्चर इसी से रिलेटेड था, बनाकर बताया गया है जो मैंने बताया। आगे बढ़िए। अब कॉन्सेप्ट, ये सारी बात याद रहनी चाहिए, बहुत कॉन्सेप्ट है, आप घबराए नहीं, कॉन्सेप्ट में तो पागल हो जाएंगे आप देखते देखते, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने इसका एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि सारे फार्मूला, सारे कॉन्सेप्ट एक जगह रहेगा विथ एग्जाम्पल। बस एग्जाम बार बार इसका देखते रहिए, प्रैक्टिस होता रहेगा, आपको बार बार ढेर सारा क्वेश्चन बनाने का झंझट नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन है कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी दो साइड को जोड़ेंगे ना वो तीसरा से बड़ा होगा। क्या कहा ये क्वेश्चन, देखिए। मान के चलिए इसका मैं एक्स, इसका वाई और इसका जेड मैंने नाम दिया। अगर कोई एक लीजिए, मान के चलिए एक्स में अगर आप वाई जोड़ते हैं, जानते हैं ये बड़ा होना चाहिए जेड से, तो ही ये ट्रायंगल बन पाएगा। अगर आप कहीं कोई दूसरा ले सकते हैं, तो मान के चलिए वाई में आपने जेड जोड़ा तो ये बड़ा होगा एक्स से। अगर आपने एक्स में जेड जोड़ा तो ये बड़ा होना चाहिए वाई से। बात कुछ समझ में आ रही है, माइंड में जा रही है कुछ बात। ये तो पहला पॉइंट था इसका। दूसरा पॉइंट भी है कुछ कॉन्सेप्ट। अगर इसी को घटाते हैं आप, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। अगर आप दो को घटाते हैं, मान के चलिए कोई एक पिक्चर है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। मान के चलिए ए में से सी आपने घटाया, ये हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, बी से। आपने बी में से सी को घटाया तो ये किससे, ए से छोटा होना चाहिए। आपने ए में से बी घटाया तो ये हमेशा छोटा सी से होगा। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। ये देखने में छोटा लगा ना, लेकिन इसका जो यूज है, एप्लीकेशंस बहुत बड़े बड़े हैं। अब यहाँ नीचे कुछ समझिएगा जरा बात, यहाँ कुछ नोट्स में भी दिए गए हैं, उसको भी समझिए। व्हेन ए साइड इज लॉन्गर देन सम ऑफ द अदर टू साइड दे कांट फॉर्म ए ट्रायंगल। अगर बड़ा हो गया तो ट्रायंगल तो ना बना पाएगा वो। व्हेन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड इट इज नॉट ए ट्रायंगल जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। अगर मान के चलिए कि कोई भी आपने एक ट्रायंगल लिया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये 2 नंबर के लिए, यहाँ 2 भी लिख देता हूँ। मानिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, नहीं सॉरी ट्रायंगल नहीं है। मान के चलिए आपको कहा ए बराबर 3 साइड दे रहा है, ए बराबर दिया 4, बी बराबर कहा 2 और सी बराबर कह दिया आपको 6। कहा मेक अ ट्रायंगल। आप ट्रायंगल बनाएंगे, कहेंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 को लेंगे। आपने 6 लिया, आप दूसरा पॉइंट जैसे ही लेंगे ना 4, तो यहाँ इसके सामने आएगा। और जैसे इधर से लेंगे आप 2 तो यहाँ पे आ जाएगा। इधर 2 इधर 4, 4 और 2 6, तो क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तीनों बिंदु मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ध्यान रखिएगा। यही बात यहाँ कह रहा है। इफ ए प्लस बी बराबर सी देन पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर बोलते हैं इसको, अर्थात ए प्लस बी बराबर सी है तो बिंदु ए बी सी एक समरैखिक होंगे। अब उसको यहाँ से समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल दे दिया है आपके सामने,
कह रहा है कि मान के चलिए ये 18 है और ये 22 है, और पूरा अगर लाइन 40 है, मतलब AC का लंबाई 40 दे दिया, और आपको कहा AB का लंबाई 18 है और BC का लंबाई 22 है, तो आप खुद देखिए क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन गया। अब एक एग्जाम्पल इस पर दिया गया है, यहाँ पे आइए। क्वेश्चन है कि 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5, 9 एंड x, द मिनिमम इंटीजर्स वैल्यू x इज। एक ट्रायंगल है कोई सा भी, इसमें एक कह रहा है कि x होगा, एक 5 होगा, एक 9 होगा, तो कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ x। तो मिनिमम वैल्यू निकालने का मतलब रेंज अगर आपको निकालना हो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो आपको मैं तरीका बताता हूँ। पहले इन दोनों को जोड़िए, तो 9 5 14, 9 में 5 जोड़ दिया, और इन दोनों को घटाइए तो 4 आ जाएगा। जो वैल्यू ऑफ x होगा ना, वो इसी के बीच लाई करेगा, यानी 4 से तो बड़ा होना चाहिए और 14 से छोटा होना चाहिए। बात समझे, यही वैल्यू होगा। बात समझ में आ रही है कुछ? क्या क्या हो सकता है? समझ में आ रही है क्या क्या हो सकता है? मैं लिख दूं, 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 13, बस। आप कहेंगे सर क्या यहाँ 4.5 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? 4.1 हो सकता है, बट इंटीजर शब्द का मतलब होता है पॉइंट में नहीं जाएगा। इंटीजर का डिफिनीशन जानते हैं क्या आप? इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, इसको इंटीजर बोलते हैं। क्या होता है पता है? माइनस इन्फिनिटी से बढ़ते हुए आप चलेंगे, डॉट डॉट डॉट, -4 -3 -2 -1, जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। दिस इज द इंटीजर्स वैल्यू। कहीं भी इसमें डेसिमल नहीं दिखने वाला है। एक रूल है, ऑल इंटीजर्स आर प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर है, क्योंकि इसको बटा में 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन सारे प्राइम नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते। यहां पे कहा जा रहा है आपको, ये जो वैल्यू इतना ले सकते हैं, पूछा है सबसे छोटा वैल्यू क्या ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो सबसे छोटा वैल्यू आप 5 ले सकते हैं। यही क्वेश्चन का था सबसे बड़ा वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, तो 13 ले सकते हैं। टोटल पूछ सकता है कि क्या क्या x की जगह पर संभव है, तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू संभव है। देयर आर 9 वैल्यूज पॉसिबल फॉर द वैल्यू ऑफ x, बिकॉज ऑफ वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स एंड द एडिशन ऑफ 2 साइड, the third side belongs between the difference and the sum. That means the total value is 5 to 13. Understand? These all 5 to 13 values are possible for the making of this triangle. आपको क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, द मिनिमम वैल्यू इज 5, द मैक्सिमम इंटीजर्स क्या हो सकता है 13। बात समझ? लेकिन अगर आपसे पूछ दे, गौर से सुनिएगा, मिनिमम एनी मिनिमम वैल्यू, तब ये क्वेश्चन फॉल्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जब एकदम सबसे छोटा पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, 4 पॉइंट कितना लीजिएगा, 5.235 लीजिएगा, 4.143, मतलब बहुत वैल्यू हो सकता है। बात समझे? इसलिए इंटीजर शब्द जोड़ेगा ही जोड़ेगा ऐसा क्वेश्चन में। बात समझ में आई? ये माइंड में कई बात बन गया ना? जी हाँ, बन गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार। अब आइए 9 नंबर वैल्यू को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है 9 नंबर। 9 नंबर कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग अलग कंडीशन में निकालने का सीखेंगे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गया। सबसे पहले कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। इसको अगर बात किया जाए तो 1/2 इसी को बोलते हैं आधार गुना ऊंचाई। जैसे यहाँ देखेंगे एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल, सॉरी ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। नोट पे कह रहा है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ABC we take any of the side as base and the perpendicular from the vertex to the base is called the height of the triangle। इसका मतलब है कि कोई भी एक ट्रायंगल है तो इसमें हाइट क्या होगा, बहुत लोग को लगता है यही हाइट है, इसके अलावा कोई हाइट नहीं है। नहीं रे बाबा, ये हाइट लेंगे उस समय ये बेस लेना पड़ेगा। बट आप इधर से भी तो 90 डिग्री गिरा सकते हैं इस साइड पे, या आप इधर से कहेंगे इधर से नहीं गिरेगा तो आप, सॉरी, आप इधर से भी तो गिरा सकते हैं जनाब।
तो इधर से गिरेगा तो ये बेस लेना पड़ेगा, इधर से हाइट गिरेगा तो ये बेस लेना पड़ेगा। अब कंडीशन देखना है क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन सा बेस और कौन सा हाइट लेना है, कौन सा बेस कौन सा हाइट लेना है। अंडरस्टैंड, यही बात यहाँ पे समझाया गया है, सारी बात इसी को लिखा गया है। देखिए अब एक ट्रायंगल के अंदर 3 हाइट गिराया गया, 3 तरह से एरिया आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक नोट है उसको समझिए जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द हाइट ऑफ द 2 ट्रायंगल इज सेम, द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर बेस। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? कह रहा है कि यदि 2 त्रिभुज की ऊंचाई समान हो तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके आधार के अनुपात के समान होगा। इसको यहां से समझ लीजिए जरा, यहां भी तो इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्या समझिए, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। द हाइट ऑफ इन ट्रायंगल ABC इज AD and the height of in triangle PQR is PS. Why this is the height and this is height? Because of height is known as the coming from the vertex to the base and make the angle of 90 degree. This is known as height. परपेंडिकुलर गिरना जरूरी है, परपेंडिकुलर गिरना जरूरी है 90 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या है, इस ट्रायंगल में ये रहा परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में ये रहा परपेंडिकुलर, मतलब ये रहा ऊंचाई, ये रहा ऊंचाई। तो कंडीशन है कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए, ये बराबर ये हो जाए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये बराबर ये लाइन, अब क्या घटना होगा पता है? एरिया अगर इसका आप लिखेंगे और एरिया इसका, वो रेशियो क्या होगा? इसके रेशियो के बराबर है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला, ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये बराबर हो जाएगा। इसका जो हाइट है, सॉरी इसका जो बेस है, माफी चाहते हैं, बेस है BC और इसका जो बेस है QR के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये आप कर सकते हैं। एक चीज समझिएगा यहाँ पे आप माइंड में एक चीज रखिएगा, यहाँ सिमिलरिटी पर नहीं बता रहे हैं हम आपको, सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पर ये नहीं है, ये डायरेक्ट आपको ये कंडीशन है कि यदि इसका अगर हाइट बराबर हो, उस समय का कंडीशन में बताया जा रहा है कि इसका एरिया और इसका एरिया जो होता है इसके बेस के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कि हाइट चूंकि सेम है, बेस जितना फैलेगा एरिया उतना ही फैलता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, जितना बेस छोटा रहेगा उतना छोटा रहेगा एरिया रहेगा, इसीलिए ऐसा रेशियो बन पाता है। बात याद रखिएगा। आगे बढ़िए, 2 नंबर पॉइंट कहता है इफ द बेस ऑफ द 2 ट्रायंगल इज द सेम, यदि बेस सेम हो जाए, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। अब देखिए उल्टा हो गया ना, अगर बेस समान हो जाए तो हाइट जितना बढ़ेगा उतना उसका एरिया बढ़ता चला जाएगा, हाइट ज़्यादा करिएगा तो एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कंडीशन में, नया कंडीशन में क्या हुआ, नया कंडीशन ये रहा आपके सामने कि ये जो है इसका हाइट और इसका हाइट का ही रेशियो लेंगे अगर बेस समान है। इसमें दे दिया आपको कि BC इज इक्वल टू QR, दैट मीन्स द बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू द बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल PQR में बेस और इसका बेस बराबर हो गया। तो अब कुछ नहीं करिए, एरिया ऑफ अगर आप बात करें ट्रायंगल ABC पहला वाला और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये बराबर हो जाएगा इसके हाइट के कॉरेस्पॉन्डेंस चलेगा, पहला का हाइट AD और दूसरा का PS। जिस रेशियो में ये चेंज होगा उसी रेशियो में इसका एरिया चेंज होता जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड। B नंबर पॉइंट, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। अभी आपने एक चीज समझा, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, अभी जो आप रूल देख रहे थे, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल एंड दिस कॉन्सेप्ट फॉर एरिया ऑफ, सॉरी दिस कॉन्सेप्ट फॉर एनी ट्रायंगल। बट अब हम लोग एरिया निकालेंगे क्या चीज का, विषमबाहु त्रिभुज का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विषमबाहु त्रिभुज? इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अ ट्रायंगल, गौर से सुनिएगा, अ ट्रायंगल हुज all sides are different in size. A triangle whose all sides are different in size. That means if one side is 5, other is 4 and third is 3. This means this is known as scalene triangle. A scalene triangle. विषमबाहु त्रिभुज. What is विषमबाहु त्रिभुज? तीनों साइड अलग होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। इसका एरिया निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालिए अर्ध परिमाप। इसको क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को ही बोलते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर। अब आपके मन में आएगा व्हाट इज द पेरीमीटर सर? पेरीमीटर मीन्स परिमाप मीन्स द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नॉन एज परिमाप और एनी फिगर।
कोई भी फिगर हो, सम ऑफ ऑल साइड्स इज नॉन एज परिमाप। परी मतलब होता है चारों तरफ, माप मतलब मापो, चारों तरफ को मापो। सभी परी मतलब चारों तरफ, पांचों तरफ, दसों तरफ, जितना भी तरफ है उसमें, इसमें तीनों तरफ है, तीनों तरफ को मापो। परी मतलब घेराव होता है, माप मतलब मापना। अगर मैं एक पिक्चर ऐसा बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नापेंगे, ये नापेंगे, ये सबको नाप के लिख देंगे। तो परिमाप को आधा करना है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर सभी को जोड़िए, 5 3 8 4 12, 12/2 कर दीजिए 6, ये हो गया अर्ध परिमाप। समझे? वही बात यहाँ लिखा गया। अर्ध परिमाप पहले एस निकालना होता है, इसको एस से सूचित करते हैं, एस से। ए बी सी मतलब तीनों भुजा को जोड़िए, बटा में 2 कर दीजिए। उसके बाद एरिया, इसको हीरोज फार्मूला के नाम से जानते हैं, लिखा हुआ है इसीलिए। इसको एरिया निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? एस आपने निकाल लिया तो रूट के अंदर एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, मतलब तीनों साइड को घटाना रहता है। यानी कि हमने 6 निकाला ना अभी परिमाप इस ट्रायंगल का, तो 6 में से 5 घटाइए 1, 6 में से 3 घटाइए 3, और 6 में से 2 घटाइए 4, सॉरी 4 घटाइए 2। बस इसको सॉल्व करिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सभी गुना में है, तो 6 36 आ जाएगा, बाहर निकलेगा 6। बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रही है? इसका एरिया मैंने निकाल के दिखाया एक एग्जाम्पल के तौर पे, इसके आधार पे। तो हीरोज फार्मूला याद रहेगा, ये लगाएंगे आप किसी भी ट्रायंगल में जिसका 3 भुजा पता हो। बट जब आप कॉमन सेंस लगाइए ना, जब तीनों अलग अलग है तब ये नहीं लगाना अच्छा रहेगा। अब मान के चलिए कि तीनों बराबर हो, तो फिर इक्वालेटरल ट्रायंगल का लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज का, उसको मैं अभी फार्मूला बताऊंगा आपको आगे। 2 बराबर हो उसका भी फार्मूला होता है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले आगे आइए, इस कॉन्सेप्ट को देखिए। इन दिस कॉन्सेप्ट, when two sides and angles between these two sides is given, when two sides and angle between these two sides is given, in this triangle आपको कह रहा है जब 2 भुजाएं और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हुआ हो। समझिए, इसमें कई को कॉन्सेप्ट एक साथ 3 फार्मूला दे दिया है, मैं एक एक करके बता दे रहा हूं आपको। मान के चलिए एक ट्रायंगल में बना दूं आपके सामने। यहां मानिए ए है, यहां बी है, यहां सी है। ए के सामने छोटा ए लिखते हैं, और आपको ये दे दे आपको थीटा, और आपको दे दे इधर यहाँ सी छोटा वाला, यहाँ पे लिख देते हैं छोटा वाला बी। आपको कहे इसका एरिया निकालिए, आपको यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, तो आप कहेंगे बहुत आसान है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, गौर से सुनिएगा, 1/2 ए बी और साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसी को अब लिख देता है, ये थीटा मान के चलिए नहीं है, इस एंगल यहाँ थीटा है नहीं, सिर्फ ये एंगल है, तब क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2। अच्छा, यहाँ मैं गलती कर रखा हूँ, आपको पता चला? यहाँ से एरिया निकाल रहे हैं हम, तो फिर सी और बी लिखना है। यहाँ पे बगल वाला का गुना होता है, सामने वाला से कोई मतलब नहीं होता, बगल वाला का गुना करेंगे तब निकल जाएगा। अब आइए, तो फिर से भी लिख रहे हैं हम इसी का, मान के एरिया निकालना, ये एंगल आपको गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो क्या करेंगे? 1/2 इसके बगल वाला का गुना करेंगे, गुने सी गुना बी और गुना साइन और ये वाला एंगल, यानी साइन ए हो जाएगा। इसको साइन रूल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह तीनों तरफ से लिखा जा सकता है। कहिएगा कैसे सर? मान के चलिए 1/2, अगर मैं ये एंगल दिया हो, अब इधर से निकालना हो सी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन सी हो जाएगा। अब साइन सी के हिसाब से क्या होगा? ए और बी गुना में आएगा, ए गुना बी। अगर मान के चलिए ये एंगल दिया हो, तब क्या करेंगे? यहाँ हो जाएगा साइन बी हो जाएगा, और साइन बी के हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो बी के हिसाब से ये दोनों गुना में आएगा, यानी ए गुना सी। हर तरफ से निकाल सकते, कोई 2 ही देगा ऐसा तो नहीं, सब दे देगा आपको। उसी बात को यहाँ लिखा गया था जो आपको समझना है। साइन रूल के नाम से इसको जानते हैं, आगे आपको कोसाइन रूल भी बताएंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। वो कॉन्सेप्ट समझ गए तो आइए एक बार और लिखते थे, एक और तरीका से सीखते हैं। पॉइंट नंबर 10 आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। इसको बोलते हैं साइन एंड, पहले साइन रूल नहीं समझते, एक एक करके साइन रूल समझते। एक पिक्चर दिया गया है आपके सामने, बात समझ में आया? साइन रूल कहता है रेशियो ऑफ साइड एंड साइन ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द डबल ऑफ सर्कम रेडियस। अच्छा, ये सर्कम रेडियस क्या है सर?
अब आपको सर्कम रेडियस पता होना चाहिए। सर्कम सर्कल से सर्कम रेडियस आएगा। एक ट्रायंगल है, यहाँ आर छोटा से सूचित करते हैं, इसमें कैपिटल से सूचित करते हैं। इसका नाम है इन सर्कल। तो इसका रेडियस को क्या बोलेंगे? इन रेडियस। इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। समझ में आ रही है कुछ बात जो मैं बोल रहा हूं? इसको बोलते हैं बाह्य त्रिज्या। इसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या। इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त। इसको बोलते हैं बाह्य वृत्त। ये सब चीज छोटी छोटी चीज है, जानना है। अब सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट क्या चलता है। ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, ये दोनों रूल, ये इस पर चल रहा है। यहाँ क्या लिखा है? सर्कम रेडियस। दिस इज द सर्कम रेडियस, नॉट दिस इज द इन रेडियस। और छोटा आर से इन रेडियस, बाहर वाला बड़ा होता है, इसलिए कैपिटल आर से सूचित करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ कैपिटल आर लिखा गया है। अब इस ट्रायंगल के लिए कह रहा है, एक लॉजिक चलता है। क्या लॉजिक चलता है उसको समझने का कोशिश करिए। ये तो समझ गए आप। देखिए, साइन रूल कहता है कि इसका कोई भी होगा ना, जैसे यही फोटो को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ए बी और सी। यहाँ ये साइड सी है, यहाँ बी है और यहाँ ए है। तो लॉजिक कह रहा है, इसी फोटो से देखिएगा कि अगर मान के चलिए इसका कोई एक साइड लीजिए आप, मान के चलिए ए आपने लिया, तो इसके नीचे लिखिए साइन ए हो जाएगा। आपने ए लिया तो आपको ये एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, साइन है। तो ये किसके बराबर होगा पता है? ये जो रेडियस होगा इसका, आप इधर से लीजिए, इधर से 3 होगा ना, 3 रेडियस होगा ना टोटल। एक इधर से रेडियस होगा, एक इधर से रेडियस होगा। कोई भी रेडियस लीजिए, लेकिन ये दुगना के बराबर होगा। अब एक तरफ से आपने लिया, आप हर तरफ से निकाल सकते हैं। मान के चलिए आप इधर से निकालना चाहते हैं, तो क्या करिएगा? इस बार क्या लीजिएगा? इसके हिसाब से छोटा वाला बी, और ये एंगल लीजिएगा साइन बी। ये कितना के बराबर हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, इसका जो भी रेडियस होगा उसका 2 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह एक और तरफ से सी से ले सकते हैं, यही यहाँ पे दिया गया है। माइंड में रहेगा इतनी बात। एक क्वेश्चन इस पर हम दिखाते हैं आपको बनाकर, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ताकि आपको थोड़ा सा सुकून मिले कि क्या आखिर है कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है। किसी त्रिभुज एबीसी में बी का मान 30 डिग्री, सी का मान 45 डिग्री और बीसी बराबर आपको दे दिया 50, तो ए बी की लंबाई बताइए। ट्रायंगल है, ये दे दिया 105, इसका नाम ए है, ये है एक्स, इसका मान है 30 और इसका वैल्यू है बी, और ये है सी, और ये है आपका 45। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ था 2, एक मैंने निकाला। अगर ये 30 था, ये 45 था, तो इसको हम कितना कह सकते हैं? तो इन दोनों को जोड़ के 180 से घटाया, यहाँ से जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 75। तो ये 75, तो ये 105 होगा, तभी 180 पूरेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कैसे निकालेंगे। हमको क्या करना है? हमको ए बी की लंबाई निकालना है। बी सी 50 दे रखा है, बी सी 50 है, यहाँ 50 लिख देते हैं, और हमको ये निकालना है। तो ये इसके सामने ये है ना, तो आप लिखिएगा क्या? 50 बटा में साइन 105 बराबर आपको ये निकालना है। तो यहाँ x लिखिएगा, और इसके सामने ये है ना, तो लिखिएगा साइन 45। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत लोग को पता होगा, बहुत को नहीं भी पता होगा। 50 का 50 आप लिखेंगे, साइन 105 का वैल्यू होता है √3 + 1 बाई 2√2, x बाई 1 बाई
√2। साइन 45 1/2। लमसम लोग हम लोग याद रखते हैं, वो कितना का वैल्यू याद रखते हैं? 30 का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बट आपको पता हो कभी कभी एक्स्ट्रा जो पूछ दिया जाता है, बात समझे? साइन 105 का वैल्यू है ये √3 + 1/2√2। आगे बढ़े, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने भी आना चाहिए, वरना नहीं आंसर आ पाएगा। बहुत बार होता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट तो लिख लेते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। ये जो नीचे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 50 गुना 2√2 हो जाएगा, बटा के नीचे रहेगा √3 + 1 बराबर, ये √2 ऊपर चलेगा तो √2 1 हो जाएगा, बटा में 1, √2 से √2 काट दीजिए। अब आपको यहाँ रेशनलाइज करना होगा, बस समझे? ऊपर 100 है, नीचे है √3 + 1, इधर गुना करिए √3 - 1 से ऊपर नीचे, इसके बराबर में जो x था x लिख लीजिए। यहाँ हो जाएगा 100 √3 - 1। इसको सॉल्व करिएगा तो पहले a का स्क्वायर होगा और माइनस b का स्क्वायर होगा, तो यहाँ से जाएगा 100 √3 - 1 और नीचे आ जाएगा आपका 3 में से गया 2, 2 से कटेगा 50 बार, 50 ब्रैकेट में √3 - 1। दिस इज द आंसर, 50 √3 - 1 इज योर आंसर। देखिए यहाँ निकाल के भी बताया गया है। बात समझ में आ रही है कैसे लिखा जाता है? यानी ये कॉन्सेप्ट से बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? एक चीज़ जानिए, यहाँ पे आप कहेंगे मैं चाहता आपको तो ये नहीं बताता, डायरेक्ट इतना लिख देता, बट ये भी तो ज़रूरत पड़ेगा ना आगे जाकर, तो इसीलिए मैंने यहीं पे बता दिया कि ये इसके बराबर होता है। ये ज़रूरत नहीं था, लेकिन यहाँ लिखना ज़रूरी था, क्योंकि यहीं पे ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए, आगे ज़रूरत पड़ेगा फिर पढ़ेंगे ये चीज़, बट यहाँ पे ये तो बराबर होता है, ये तीनों आपस में साथ में 2r के बराबर होता है। बात समझे? ध्यान दीजिए, अभी आपने साइन रूल पढ़ा, एक बार रिवाइज करा दे साइन रूल का। मान के चलिए a है, b है, c है, इसके सामने की भुजा छोटा है, इसके सामने छोटा भी, इसके सामने छोटा सी। तो एक कंसेप्ट आपने पढ़ा कि अगर मान के चलिए आप a लिखेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे ये वाला एंगल, साइन a बराबर होगा, अगर आप b लिखते हैं तो इसके सामने वाला ये एंगल लिखाएगा, यानी साइन b बराबर, अगर ये एंगल लिखेंगे तो ये लिखेंगे c, तो इसके सामने वाला ये एंगल लिखाएगा साइन c, और ये बराबर होता है 2r के। और r के बारे में बताया, ये है सर्कम रेडियस। अब आइए इसी पिक्चर में, यही पिक्चर काम करेगा अभी वाला कॉन्सेप्ट के लिए। ये तो साइन रूल, अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को कॉस पढ़ते हैं, बात समझ में आया? कॉस को ही कोसाइन बोलते हैं। देखिए इसको को जया बोलते हैं, उसको जया बोलते हैं। देखिए साइन को जया बोला जाता है, इसको को जया। बहुत आसान है, मैं लिखने वाला हूँ, देखिएगा। कोई एक एंगल लिखिए, मान के चलिए आप एंगल ए लिख रहे हैं, तो कॉस एंगल ए, जानते हैं क्या होने वाला है? इस एंगल के बारे में जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगल बगल वाला का स्क्वायर करिए, यानी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से घटा दीजिए इसके सामने वाला ए स्क्वायर, अब बटा के नीचे 2 अगल बगल वाला बी सी। आया समझ में? तो अच्छी बात, नहीं तो आगे अभी लिखेंगे, आप घबराइए नहीं। अब देखिए कॉस बी लिखने वाला हूँ, ये वाला अगल बगल वाला का स्क्वायर करके जोड़ना है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके सामने वाला घटाना है, 2 × यही बगल वाला लिखना है, यही दोनों का गुणनफल सी है। नहीं समझ में आया? एक और लास्ट लिख के दिखा देता हूँ। कॉस मान लीजिए सी लिखना है, तो अगल बगल वाला का सी के अगल बगल वाला का स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ दीजिए, इसमें से घटाइए सामने वाला सी स्क्वायर, बटा के नीचे 2 × बगल वाला का गुणनफल। बात समझ में? ये है आपका कोसाइन रूल। अब एक क्वेश्चन है नीचे में, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आइए देखिए समझ के बनाते हैं। कोई सा भी फोटो बनाते हैं, ABC ट्रायंगल का है तो ABC लिख लेते हैं। कह रहा है AB 12 है, इधर 12 लिख देते हैं, AC 10 है, और BAC ये वाला है, कह रहा है 60। तो पूछ रहा है BC बताइए, ये साइड बताइए BC कैसे बनेगा। अभी मैंने बताया, मान लेते हैं इसको x, बात समझ में आई? तरीका क्या है, ये लिखेंगे कॉस ए बराबर,
अगल बगल वाला का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे एक्स स्क्वायर, बटा के नीचे 2 गुने 10 गुने 12। बातें समझ में आई? कॉस यहाँ 60 होता है, कॉस ए का मतलब कॉस 60, कॉस 60 का मान आपको पता है क्या? देखिए ऐसे समझिए, साइन का वैल्यू निकालना सिखा देते हैं। यहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा देर रुकिए। 0 1 2 3 4 लिखिए और सभी में जितना लास्ट गया है ना उतना से भाग देते चले आइए और सभी पे रूट लगाइए। फिर से सुनिए, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 1 मिनट, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, यही डिग्री होता है। ये साइन का वैल्यू निकल रहा है फटाफट आपका, साइन थीटा का मान निकलते जा रहा है। यहाँ 0 आया, साइन 0 डिग्री 0 होता है। यहाँ 1/2 आ जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। यहाँ से आएगा 1/√2, क्योंकि इससे 2 बार में कटेगा तो नीचे 1/2 रह जाएगा, 1/√2 हो गया। ठीक है, ये आ गया साइन 45 का मान। साइन 60 निकालना है तो √3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर से निकल जाएगा, ये 1 आ जाएगा तो 1, तो साइन 90 डिग्री 1। समझ गए? अगर कॉस का लिखना हो तो कुछ नहीं, इसको उल्टा लिखिए, 1 यहाँ कर दीजिए, √3/2 यहाँ कर दीजिए, 1/√2 यहाँ कर दीजिए, 1/2 यहाँ कर दिया 0, मतलब इसका सीक्वेंस चेंज करके लिख दीजिए तो ये हो गया कॉस का वैल्यू। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है और कॉस 90 0 होता है। आपको यह tan कैसे लिखाएगा सर? तो हमको बता देते जरा, tan थीटा फटाफट देख लीजिए। इसको इससे भाग देना है, इसके नीचे इसमें इससे भाग दीजिएगा, 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा। 1/2 में 1/2 भागा गुना कर दीजिए उल्टा करके, बस उससे भी हो जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे, सेम चीज़ है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ इससे इसमें भाग दीजिएगा √3 आ जाएगा, और 1 में 0 से भाग दिया तो अनडिफाइन आएगा। यानी याद रखिएगा आज के बाद कि कॉस जो 90 डिग्री होता है, सॉरी tan 90 डिग्री अनडिफाइन होता है। बात समझे? tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3 आया, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 और tan 90 इनफाइनाइट। अब आ जाइए, अब आपका ये कॉसेक कैसे निकलेगा सर? तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, ये साइन का वैल्यू है, मैं यहाँ साइन लिख दूँ। कॉसेक लिखना है, कॉसेक थीटा, तो बस इसको उल्टा करना है, तो 0 नीचे आएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। यानी आज के बाद आपको याद रखना है, कॉस जो होता है 0 डिग्री अनडिफाइन होता है। इसको पलट के लिखिएगा तो 2 आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री तो 2 हो जाएगा, कॉस 60 √2 हो जाएगा, कॉस जो होता है 60 डिग्री, सॉरी कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 हो जाएगा, और 1 को पलटिएगा 1 ही रह जाएगा, मतलब कॉसेक 90 डिग्री 1 होता है। अब आइए, सेक थीटा लिखना है तो इसको पलटते चले जाइए, सेक जो 0 डिग्री हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा 2/√3, जैसे कॉस का बदले थे साइन का उसी तरह बदल दीजिए, यहाँ 2 ही रह जाएगा, सॉरी √3 आ जाएगा, अरे भाई √2 है, √2 आ जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर इन्फिनिटी जाएगा, ऐसे। फिर से सुनिए, कॉसेक थीटा कैसे निकाले हैं, बस इसको पलटे हैं, साइन के वैल्यू को नीचे कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, साइन के वैल्यू को मैंने पलट दिया, अनडिफाइन हो गया, 1/2 को पलट के 2 आ गया, इसको पलट के √2 आ गया, इसको पलट के 2/√3 1 हो गया। अब कॉसेक लिखते सब इसको पलटना है, 1 का पलटी मारेंगे 1 रह जाएगा, इसको पलटेंगे 2/√3, इसको पलटेंगे √2, इसको पलटेंगे 2, इसको पलटेंगे 1, इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी तरह tan का भी पलट के लिख सकते हैं, tan थीटा का 0 को पलटिएगा तो यहाँ अनडिफाइन आ जाएगा, 1/√2 को पलटिएगा √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे अनडिफाइन को पलटिएगा 0 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यूज ऑफ कॉट का, ये है कॉट, tan, कॉसेक सारे मैंने आपके सामने रखा। अब आपको वैल्यू अभी क्या क्या पूछ रहा था, देखिए यहाँ पे cos 60 चाहिए था, cos 60 देख लीजिए कितना है 1/2, cos 60 नहीं देख के हम sin 30 भी देख सकते थे, sin 30 का जो मान होगा वही cos 60 में होगा, तो sin 30 याद है तो cos 60 का भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे क्या डालिएगा 1/2 बराबर 144 और प्लस 100 माइनस x² बटा के नीचे आ जाएगा 12 दूनी 24, 240 आ जाएगा, 2 से कटेगा 120 बार में, 120 इधर ले आइए, 120 बराबर इसको जोड़िएगा 244 माइनस x² इधर कर लीजिए और 120 इधर भेज दीजिए, यहाँ जाएगा 4, यहाँ 2 और 1, 124 आ गया, x बराबर √124 इज योर आंसर। बात समझ में आई? कैसे निकाला मैंने देख सकते हैं, उसी को यहाँ निकाला गया है, निकाल के आपके सामने डाला गया है।
सही है दोस्त, आज के क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके बीच लेकर आऊँगा कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलिटी इन ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ के बाद अभी थोड़ा सा समय अच्छा खासा लगेगा, तो और भी हमको पार्ट लाना है। इसी तरह मैं पार्ट ला के आपके बीच रखूंगा, लेकिन लंबा लंबा सेशन रहेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बीच करेंगे। क्विक रिवीजन आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो चलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आगे जो भी कॉन्सेप्ट आएगा आसानी से आपको मिल सके, क्योंकि जब तक बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे आगे वाले वीडियोज आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर पसंद आया है वीडियो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। कोई सजेशन हो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।